हैंडबैग को भूल रहे हो? हैंडबैग पीछे मौका वारदात पर रह गया था। उसमें गन नहीं थी। मौका वारदात से भी गन बरामद नहीं हुई थी। आप कहें कि कत्ल के बाद वो गन साथ ले गई थी, तो कैसे ले गई थी? हाथ में थामे रही। मयूर कॉलोनी वापसी के सारे रास्ते हाथ में थामे रही। उसकी नुमाइश का फ़ायदा अपने अपार्टमेंट हाउस के केयर टेकर को भी उठाने दिया। प्रभुदयाल ने इस बात पर विचार किया। गन रास्ते में कहीं फेंक दी होगी, वो बोला। रास्ता आपको मालूम है, तलाश करवाइए ना। करवाएंगे। वारदात के वक्त वो मौका वारदात पर मौजूद थी। ये बात सर हमारे बीच पहले भी हो चुकी थी। जो दिखाई देता है ना, हमेशा वो सच नहीं होता सर। हर प्रत्यक्ष बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं संभव होती हैं। करो फिर कोई व्याख्या। किसी बेगुनाह की मौका वारदात पर मौजूदगी को असल गुनाहगार अपने लिए ओट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं था, ये था वाला रवैया अख्तियार कर सकता है। लड़की की बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहे हो। रात मिल भी चुके हो, कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पर? अभी तो ऐसा कोई हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। और क्या कह रहे थे? चालाक मुजरिम की बाबत कहना चाह रहा था, जो कि पहले अपने लिए एलिबाई गढ़ता है, फिर जुर्म की तरफ कदम बढ़ाता है। और एलिबाई का रुख ये हो सकता है कि मैं नहीं था, फला था। वो मौका वारदात पर यूं मौजूद रहने का जरिया निकाल सकता है कि उसकी मौजूदगी किसी की निगाह में ना आए। शातिर मुजरिम जो इरादतन कत्ल करता है, मेरा इशारा डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरफ है, के पास कुल जहां का टाइम होता है अपनी स्कीम को पॉलिश करने का, उसकी नोक पलक संवारने का, जबकि एकाएक अंजाम दिए गए मर्डर के रूम में कोई क्लू छूट जाने का अंदेशा होता है। लेक्चर है ये। बहरहाल मैं आपको ये अर्ज करना चाहता था कि ये सबूत किसी के खिलाफ काफ़ी नहीं होता कि कोई वारदात के वक्त मौका वारदात पर मौजूद था। कत्ल की एक ही वजह होती है, लेकिन किसी की मौका वारदात पर मौजूदगी की 10 वजह हो सकती हैं। फिर अहम बात यह भी होती है कि वो ऐन वारदात के वक्त वहाँ मौजूद था, या तुरंत बाद वहाँ पहुँचा था, या जरा ही पहले वहाँ से चला गया था। क्या ऐसे शख्स को कातिल करार दिया जा सकता है सिर्फ इस बिना पर कि कातिल करार दिया जा सकता है कि मरने वाले के पास उसकी मौजूदगी स्थापित होती थी? काफ़ी ज्ञानी हो गए हो। अब बोलो, यहाँ आए कैसे हो? पहले आप बोलिए। वो गिरफ्तार है? अभी नहीं। पूछताछ के लिए कल रात उसे यहाँ तलब किया गया था, जिसके मुकम्मल हो जाने पर उसको वापस चला जाने दिया गया था। लेकिन होगी। उसका नया पैदा हुआ हिमायती होने देगा तो होगी। जनाब, मैं हिमायत नहीं कर रहा, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। सुन रहा हूँ, बड़े सब्र के साथ सुन रहा हूँ। अब बोलो, यहाँ आए कैसे? माई बाप, क्या कातिल की शक्ल की तरह उसका कद काट भी उसकी शिनाख्त का जरिया बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है किसी हद तक। कातिल का कद जानने का एक जरिया मौका वारदात पर उपलब्ध है। क्या? ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। चले? कोई पुड़िया तो नहीं दे रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि मकतूल के घर पर ऐसा कुछ है जिससे कातिल के कद काट की बाबत जाना जा सकता है? हाँ, और ऐसा जो कुछ है उसकी तुम्हें वाकफियत है? आपको भी है सर, खाली आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सब इंस्पेक्टर बंसल ने भी। अच्छा जी हाँ। अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ लिंक रोड चलूँ? आपकी जानकारी में इजाफा चाहते हैं तो खुद आपको ऐसा चाहना चाहिए। पहुँचो नीचे, आता हूँ। वे लिंक रोड पहुँचे। दरवाज़ा उस सिपाही ने खोला जो पुलिस ने मौका वारदात की रखवाली के लिए वहाँ छोड़ा हुआ था। सुनील और प्रभुदयाल ड्राइंग रूम में पहुँचे। यहाँ है अब हम। बोलो, क्या करोगे और कैसे करोगे? देखिए, इस सोफ़ा चेयर पर मकतूल की लाश पड़ी पाई गई थी। आप तस्दीक करते हैं कि इस घड़ी ये सोफ़ा चेयर एंड उसी पोजीशन में है जिसमें तब थी जबकि इस पर लाश पड़ी थी? हाँ, करता हूँ। यहाँ की किसी चीज़ के साथ फ़िलहाल कोई छेड़खानी नहीं हुई, ये सुनिश्चित करने के लिए तो यहाँ पर ये सिपाही तैनात किया है। गुड। इसकी पीठ में, यहाँ ऊपर के हिस्से में जहाँ की मकतूल की गर्दन का पृष्ठभाग टिका था, ये छेद है। तो जब बना तब गोली खोपड़ी से आर पार निकल गई। और पीछे वहाँ उस शेल्फ के फ्रेम में धंस गई। हाँ, जाहिर है। फ्रेम में बना छेद बंसल की मौजूदगी में नापा गया था। फर्श से 2.5 फुट ऊंचा है। हाँ, इतना ही जान पड़ता है। लेकिन सोफ़ा चेयर की पीठ वाला छेद इससे ऊंचा है, क्योंकि चेयर की पीठ ऊंची है, क्योंकि मकतूल का सर ऊंचा था और गोली उसके सामने खड़े होकर चलाई गई थी।
आपके बैलिस्टिक एक्सपर्ट का नतीजा है कि 5 या 6 फुट के फासले से। ठीक, निशाना एकदम सच्चा है, एन दोनों भवों के मिडल में। ऐसा सच्चा निशाना गन वाला हाथ फैलाकर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा सच्चा निशाना तभी लगाया जा सकता है जबकि हाथ को स्थिर रखने के लिए, रॉक स्टेडी रखने के लिए बांह मजबूती से पहले के साथ लगी हो। ऐसे। सुनील ने सोफा चेयर से 5-6 फुट परे खड़े होकर फायरिंग का पोज बनाकर दिखाया। एग्रीड? इस स्थिति में गन की नाल सोफा चेयर की पीठ का छेद और शेल्फ के फ्रेम का छेद एक सीध में, इन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। नो? यस। इस स्ट्रेट लाइन पर मैं एक डोरी तानता हूँ। सुनील ने जेब से एक नापने वाला टेप और एक डोरी निकाली। उसने डोरी का एक सिरा सोफा चेयर की पीठ के छेद में से गुजारा और उसे पीछे शेल्फ के फ्रेम तक ले गया। उसके कहने पर सिपाही ने फ्रेम पर डोरी के सिरे को एन छेद के ऊपर रखकर मजबूती से पकड़ लिया। सुनील ने दूसरी तरफ से डोरी खींची तो वो स्ट्रेट लाइन में तंग गई। उसने नापने वाले टेप से सोफा चेयर से लेकर डोरी के दूसरे सिरे की तरफ 5.5 फुट का फासला नापा और उस जगह पर डोरी में गांठ लगा दी। अब वो गांठ वो पोजीशन बताती थी कि जिस पर कि रिवॉल्वर की नाल होती। उसने डोरी को उस पोजीशन तक उठाया जिस तक उसके हाथ में गन होती तो वो उठती। उसने उस पोजीशन में वो दूसरा सर प्रभुदयाल को थमाया। अब डोरी प्रभुदयाल की पकड़ से लेकर सिपाही की पकड़ तक इन स्ट्रेट लाइन में तनी हुई थी। सोफा चेयर के फ्रेम को छुए बगैर उसमें बने छेद में से गुजर रही थी और एक तरीके से गन से चली गोली का रूट बता रही थी। अंत में उसने जमीन से लेकर प्रभुदयाल के हाथ में थमी डोरी की गांठ का फासला नापा जो कि 4 फुट 8.5 इंच निकला। तो सर, इससे सिद्ध होता है कि गन की नाल जमीन से 4 फुट 8.5 इंच की ऊंचाई पर मकतूल पर तानी गई थी जबकि उस पर गोली चलाई गई थी। अब आप बात को यूं समझिए कि कातिल की पसलियों के निचले हिस्से तक उसकी हाइट 4 फुट 8.5 इंच थी। अब अपने कद को मिसाल बनाकर हिसाब लगाइए और बताइए कि कातिल की टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए। प्रभुदयाल के माथे पर बल पड़े। खामोशी से उसने वो हिसाब लगाया। 5 फुट 9 या 10 इंच। ग्रेट। अब फैसला कीजिए कि मानसी मेहता जो कि 5.5 फुट की भी नहीं है कैसे कातिल हो सकती है। प्रभुदयाल खामोश रहा। सुनील ने डोरी समेट ली और डोरी और टेप को जेब के हवाले किया। तुम्हारी बात में दम है रिपोर्टर साहब, प्रभुदयाल बोला। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में दम है, लेकिन हमें अफसोस है इतनी सरल बात हमें क्यों नहीं सूझी। लेकिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट नहीं माना जा सकता। असल में कातिल ने गन को पहलू के साथ पसलियों से ज़रा ऊंचे या ज़रा नीचे थामा हो सकता है। उस सूरत में ये नाप जो गड़बड़ा सकता है, गलत नतीजा पल्ले डाल सकता है। सर, परफेक्ट शॉट के लिए गन थामने की यही पोजीशन संभावित है जो कि मैंने हाईलाइट की। अपनी पुलिस ट्रेनिंग में आपने गन खूब चलाई होगी, इस वास्ते आप इस बात को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि कातिल जो कोई भी वो था एक्सपर्ट शॉट था। गन से सच्चा निशाना लगाना उसको बाखूबी आता था। क्या बड़ी बात है, एक्सपर्ट शॉट ना होता तो उसने अपना निशाना मकतूल का माथा ही क्यों चुना होता। उसको अपने निशाने पर ज़रा भी शक होता तो उसने लार्जर टारगेट पर, कदरन बड़े निशाने पर छाती में गोली मारी होती या और करीब से गोली चलाई होती या फिर एक से ज़्यादा गोलियां चलाई होती। उसे यकीनन अपने पर एतबार था कि 5-6 फुट के फासले से वो परफेक्ट निशाना बीन सकता था। बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरी है, इसलिए दिल नहीं मानता होगा, पर कबूल तो करना ही पड़ेगा। पागल हो, कबूल कर नहीं चुका पहले ही। रिपोर्टर साहब, मैं फिर कहता हूँ, यू हैव अ गुड थ्योरी बट नॉट अ परफेक्ट थ्योरी। कातिल और लंबा हो सकता है, 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है, और उसने झुककर उकड़ू होकर गोली चलाई हो सकती है, या वो ठिगना हो सकता है, छोटे कद की कोई लकड़ी के ऊपर जिसने किसी चीज़ पर खड़े होकर गोली चलाई हो सकती है, और वो कोई लड़की भी हो सकती है। ऐसा हुआ होने की सूरत में तुम्हारी कैलकुलेशंस और तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो गया काम से। बंदा नवाज, ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मकतूल की तवज्जो उसकी तरफ गई होती, तो अपने अंजाम से बचने के लिए कोई हिलडुल की होती, तब गोली यूँ परफेक्टली माथे में ना लगी होती। हालात बताते हैं कि वो बेध्यानी में मारा गया था। उसे कतई कोई इम्कान नहीं था कि उसका मेहमान उसको शूट करने का नापाक इरादा रखता था, और जैसा आप कह रहे हैं वैसी किसी हरकत ने यकीनन उसे आगाह किया होता और उसने अपने बचाव की कोई कोशिश की होती,
मसलन उठ खड़ा होने की कोशिश की होती, वहाँ अपने चेहरे के सामने कर ली होती, सोफ़ा चेयर पर सिमट जाने की कोशिश की होती, सर पर मंडराते खतरे का एहसास पाकर कुछ तो उसने यकीनन किया होता। लेकिन वो तो जैसे पोज बनाकर सहज स्वाभाविक ढंग से गोली खा गया। उससे तो यही साबित होता है कि उसे कतई इम्कान नहीं था कि उसकी जान पर आ बनी थी। बहरहाल फिर भी आपकी बात को खाते में लाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि कातिल का कद 5.25 और 6 फुट के बीच में था, नहीं? प्रभुदयाल ने जवाब ना दिया। मानसी मेहता के कद का मेरा अंदाज़ा 5 फुट 4 या 5 इंच का है। इस कॉन्टेस्ट में आप कहें तो एक कैंडिडेट मैं सुझाऊं? बोलो। आदित्य कौशल नाम के जमुरे की खबर लगी? लगी। तो ये भी मालूम पड़ा होगा कि फ़ौज में भर्ती होने का तमन्ना ही था, लेकिन कलर ब्लाइंड होने की वजह से रिजेक्ट हो गया था। नहीं, ये नहीं मालूम पड़ा। इसकी क्या अहमियत है? भले ही रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन जब भर्ती होना चाहता था तो कद तो उसका अच्छा ही होगा, जैसे कि बाकी सजीले फौजियों का होता है। तो मिले हो उससे? नहीं, लेकिन जिक्र सुना है। मैं मिलूँगा ज़रूर, देख लेना कद में हेटर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन बतौर कातिल हमारा पसंदीदा कैंडिडेट फिर भी वो लड़की ही है। उसकी हिमायत में तुम उन बातों का जिक्र करते हो जो उसके हक में है, लेकिन उन बातों का जिक्र नहीं करते जो कि उसके खिलाफ चाहती है। मसलन 11:30 और 12:30 के बीच में वो कहाँ थी? जिस शख्स को वो नापसंद करती थी उसके साथ वो डिनर डेट पर क्यों गई? वो मकतूल के साथ यहाँ ना लौटी तो उसका हैंडबैग यहाँ कैसे पहुँच गया? उसके शेड की लिपस्टिक लगे उसके ब्रांड के सिगरेट के टुकड़े यहाँ आतिशदान में क्यों कर पाए गए? कातिल के कद के बारे में तुम्हारी थ्योरी अच्छी है, तुम्हारी डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी है, लेकिन उसमें झोल बराबर है, जिसका जिक्र मैंने किया ही है। कहने का मतलब ये है कि उसके हक में बातें कम है, खिलाफ ज़्यादा। सिगरेट के टुकड़ों की तो मैं एक एक्सप्लेनेशन पेश कर सकता हूँ। करो, हाउसकीपर को यहाँ बुलाइए। प्रभुदयाल ने शक की नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो होगा आपके सामने होगा। नागवार गुजरे तो ना होने दीजिएगा। प्रभुदयाल ने सहमति में सर हिलाया। सिपाही हाउसकीपर कमला दयाल को बुलाकर लाया। बैठिए, सुनील बोला। ऐसे ही ठीक है, हाउसकीपर नर्वस भाव में बोली। अरे बैठिए तो। वो झिझकती सी आतिशान के करीब की एक कुर्सी पर बैठ गई। कमला जी, सुनील संजीदगी से बोला, एक आध सवाल आपसे पूछना है, गुजारिश है, सच सच जवाब दीजिएगा। हाउसकीपर ने हिचकते झिझकते सहमति में सर हिलाया। आप मानसी मेहता से वाकिफ़ हैं? हाँ। परसों जिस रात की कत्ल हुआ, कब उसके कदम यहाँ पड़े थे? नहीं पड़े थे। वो यहाँ नहीं आई थी? नहीं आई थी। परसों यहाँ कोई नहीं आया था। देखिए, आप सच बोलेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं क्या, इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन सच को छुपाने की कोशिश करेंगी तो प्रॉब्लम होगी। कत्ल जैसे केस में तथ्यों को छुपा कर रखना ना अपराध होता है, और जो अपराध करता है, माइंड इट, उसके साथ अपराधी की तरह ही पेश आया जाता है। हाउसकीपर विचलित दिखाई दी। आप यकीन करिए, मेरा यहाँ कोई नहीं आया था। मेरा सवाल कोई के बारे में नहीं है, उस लड़की के बारे में है। वो किस वक्त यहाँ आई थी? आप एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो जवाब बदल जाएगा। मैं ईश्वर की कसम खा के कहती हूँ कि ईश्वर को आप बीच में ना लाए ना तो बेहतर होगा। अनजान बन के दिखाने से भी नहीं चलेगा। हम सच के तालिब हैं, सच जान कर रहेंगे और सच आपको बताना ही होगा। मैं सच ही बता रही हूँ। अगर आप अपना रवैया नहीं बदलेंगी तो गिरफ्तार होंगी। रिपोर्टर साहब। सर प्लीज़ बी पेशेंट फॉर अ मिनट। प्रभुदयाल खामोश हो गया। हाँ तो क्या कहती हैं आप? वही कहती हूँ जो सच है, यहाँ कोई नहीं आया था। ठीक है, आप नहीं कुछ कहना चाहती तो मत कहिए, मैं कहता हूँ। सुनिए, तवज्जो दीजिए। परसों शाम को जबकि आप कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं आया था, कॉल बेल बजी थी। शायद आपको आपके एम्प्लॉयर ने पहले ही बताया हुआ था कि कोई आने वाला था। आपने मेन डोर खोला और मेहमान को, जो कि एक नौजवान लड़की थी, भीतर आने दिया। उसे यहाँ ड्राइंग रूम में पहुँचाया। यहाँ वो नौजवान लड़की उस कुर्सी पर आ बैठी जिस पर इस घड़ी आप विराजमान हैं। उसके बाद आपने मेहमान और मेज़बान को चाय सर्व की। वो नौजवान लड़की थोड़ी देर यहाँ रुकी और फिर यहाँ से चली गई। उसके बाद मकतूल हिमेश सिंगला साहब ऊपर
अपनी डिनर डेट के लिए तैयार होने चले गए। ठीक? नहीं ठीक। आप चाहें तो मैं उस लड़की का हुलिया और उसका उस शाम का पहनावा तक बयान कर सकता हूँ। वो खामोश रही। अब क्या कहती हैं? जी यहाँ कोई नहीं आया था। मैं आपके मिजाज को समझ सकता हूँ। हकीकत ये है कि आप उस शाम के मेहमान को, उस नौजवान लड़की को अच्छी तरह से जानती थी और किसी जाती वजह से आप नहीं चाहती कि किसी को खबर लगती कि वो यहाँ आई थी। मैं नहीं जानती, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तत्काल उसने होठ काटे। वो और बेचैन और विचलित दिखाई देने लगी। ओह, तो आपने उस नौजवान लड़की को पहले कभी नहीं देखा था? हो सकता है ऐसा, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत इस बात की है कि आपके एम्प्लॉयर की मौजूदगी में वो यहाँ आई थी और उसने उसके साथ चाय शेयर की थी। उसने बोला ऐसा? नहीं, बोला तो नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम है वो बिना उसके बोले भी मालूम है। अब ये बताइए कि किस वक्त आई थी? 4:30 बजे, छोटे भैया के ऑफिस से लौटने के आधे घंटे बाद। वो दबे परेशान लहजे से बोली। लेकिन आपका ये कहना गलत है कि छोटे भैया ने मुझे उसकी आमद के बारे में बताया हुआ था। मेरे ख्याल से तो खुद उन्हें इस बात का नहीं पता था। इसी वजह से चाय का ऑर्डर उन्होंने पहले से नहीं दिया था। वो आ गई थी तो बोले कि चाय लाऊं। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? कल आपने पुलिस को बयान दिया कि मेरे से भी बात हुई, पर आपने ये क्यों नहीं बताया? वो खामोश रही। क्योंकि आपको अंदेशा था कि कहीं कत्ल का शक उस पर ना किया जाने लगे, नहीं? हाँ, यही बात थी। मुझे यही अंदेशा था कि कहीं कातिल उसी को ना समझ लिया जाए। ऐसा होता तो बेचारी की जान नाहक सांसत में आ जाती ना। मैं उसी की खातिर इस बाबत। खामोश रही। इस बात ने आपको हैरान नहीं किया कि वो बेचारी सिगरेट पीती थी? अब आजकल तो ये आम बात है, बहुत नौजवान लड़कियां हैं जो सिगरेट पीती हैं। जब बाकी हर तरह की मौज करती हैं तो सिगरेट भी तो मौज ही है। अब इतने से तो किसी भली लड़की की बाबत ये नहीं कहा जा सकता ना कि वो लड़की भली नहीं। ठीक, लेकिन सिगरेट पीकर टुकड़े फेंकने की जगह फायरप्लेस नहीं एस्ट्रे होती है, नहीं? हाँ जी, उसने टुकड़े तो फायरप्लेस में फेंके थे। हाँ, मुझे तो कल सुबह वहाँ ऐसा कोई टुकड़े नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि जी पुलिस ने पहले ही बीन लिए थे। ओह, तभी। फायरप्लेस रोज़ साफ़ की जाती है? हाँ। बिना नागा? हाँ। अब जबकि आप कबूल करती हैं कि कल 4:30 बजे वो के करीब वो नौजवान लड़की यहाँ थी, तो बराए मेहरबानी ये भी बता दीजिए उसकी यहाँ मौजूदगी के दौरान और क्या देखा था आपने, क्या नोट किया था आपने? जब आप जानती हैं कि वो लड़की बेगुनाह है तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात का जिक्र करने में कोई खामी है। उसने फ़ौरन उत्तर नहीं दिया। वो कई क्षण खामोश रही। एक बात नोट तो की थी मैंने, लेकिन पता नहीं वो किसी काम की है या नहीं। आप बात कहिए, फैसला हम करेंगे। वो जब मैं चाय लेकर आई थी ना, तो मुझे लगा था मेरे पहुंचने से पहले उन दोनों में कोई गर्मा गर्मी चल रही थी। छोटे भैया तकरार के मूड में लगते थे और लड़की फिक्रमंद सी दिखाई दे रही थी। किस बारे में? अब ये नहीं पता। तकरार का मुद्दा क्या रहा होगा? भाई मुझे कैसे मालूम रहेगा कि क्या मुद्दा था क्या नहीं। अच्छा चलिए आगे बताइए। लड़की मुझे कुछ ऐसा कहती सुनाई दी थी, जो कमिटमेंट उसने की थी उसे बिसा दिया जाना चाहिए था। कैसी कमिटमेंट? अब क्या पता, मैं तो बस चाय की ट्रे का सेंटर टेबल पर रख देने वक्त जितना ठहरी उतना ठहरी। लेकिन जब मैं लौट रही थी ना, तो मैंने छोटे भैया को हंसते सुना था, कहते सुना था सब ब्लफ था, कमिटमेंट तो कुछ नहीं होने वाला था। और सुना तो और मैंने कुछ नहीं था, लेकिन देखा था। क्या? सेंटर टेबल पर एक लाल मखमल चढ़ा जेवरों का चौकोर डब्बा पड़ा था। जेवरों का डब्बा? किसका था? नहीं मालूम भाई, मुझे क्या पता। शायद वो लड़की उसे साथ नहीं लाई थी, ना मैंने वैसा डब्बा घर में पहले कभी देखा था। और ये कैसे मालूम कि डब्बा जेवरों का था? उसकी शक्ल बताती थी। भीतर जेवर थे? वो खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दीजिए। वो फिर भी खामोश रही। आपने भीतर झाँका था? कबूल कीजिए, आपने डब्बे को खोलकर देखा था। उसने कठिन भाव से सहमति में सर हिलाया। कैसे? कब? वो जी वो ना, जब ना मैं चाय के बर्तन उठाने आई थी ना, तब यहाँ ना लड़की थी ना छोटे भैया थे, लेकिन वो डब्बा तब भी टेबल पर पड़ा था।
तो मैंने ऐसे ही ढक्कन उठाकर थोड़ा सा झाँक कर देख लिया था। क्वाइट नेचुरल। औरतों को ऐसे मामले में ऐसी उत्सुकता होती ही है, नहीं? हाँ जी। थैंक यू कमला जी, अब आप जा सकती हैं। छुटकारे की स्पष्ट सांस लेते हुए वो वहाँ से रुखसत हुई। पीछे भड़कने को तत्पर प्रभुदया बोला, इधर मेरी तरफ देखो। यस बॉस, मैंने तुम्हें बहुत छूट दी है। अपनी फितरत के खिलाफ कम से कम इस मर्तबा तुम्हारा बहुत लिहाज किया है। अब जरा तुम भी शराफत दिखाओ। कैसे, क्या करूं? कबूल करो कि केस के बारे में तुम्हें ऐसा कुछ मालूम था जो पुलिस को नहीं मालूम। ऐसा कुछ हो तो कबूल करूं। तुम्हें मालूम था कि मानसी मेहता कल शाम 4:30 बजे यहाँ आई थी? नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे पूड़िया देने की कोशिश मत करना। माई बाप, ऑनेस्ट नहीं मालूम था तो हाउसकीपर से इस बाबत जो इतना कुछ कहा वो कैसे कहा? अंदाजन कहा। अम्मा जी की वाणी मुखर करने के लिए बात बनाई। सिगरेट के टुकड़ों की एक अलग व्याख्या करती कहानी गढ़ी। सच कह रहे हो? जी, मैंने आपसे कभी पहले झूठ बोला है? हाँ, दर्जनों बार। अब आप तो कृपा निधान बिल्कुल ही मेरी मिट्टी झाड़ने पर तुले हैं। उसी ट्रैक पर रहो। यस सर। वो क्या है ना कि आतिशबाजी में पिए हुए सिगरेट्स के टुकड़े थे और मेरी सोच कहती थी कि मानसी मेहता कल रात यहाँ नहीं थी। अब सिंपल सी बात है, कल रात यहाँ नहीं थी तो किसी और वक्त यहाँ थी, और वक्त शाम 4 बजे से 7 बजे तक का ही था, जबकि मकतूल घर पर था। लिहाजा वो शाम को, रात को नहीं, उस वक्त के दौरान कभी यहाँ आई थी। 7 बजे तो आई ना होती, क्योंकि तब तो डिनर डेट का मकतूल उसके साथ ही निकला होता। इस वजह से मैंने कदरन पहले के टाइम का 4:30 के आसपास का अंदाज़ा लगाया। और आई तो टिकी क्यों नहीं? कोई और काम होगा, और कुछ नहीं तो चेंज के ले जाना होगा। भाई, जैसे मकतूल सज धज के निकला था वैसे उसे भी तो सजना वजना होगा ना। आई आउटिंग के लिए तो औरतों को श्रृंगार में ज़्यादा टाइम लगता ही है। और ये दावा कैसे है तुम्हारा कि वो रात को यहाँ नहीं थी? क्योंकि मेरा ये दावा है कि ये कत्ल किसी औरत का काम नहीं। क्योंकि कल सुबह जब मेरे यहाँ कदम पड़े थे और मैंने जो गोली चली थी और उसके रूट का मुआयना किया था, तो मेरे को तभी गारंटी हो गई थी कि वो किसी लंबे आदमी का काम था। कातिल कोई 6 पौने 6 फुट कद वाला शख्स था। बहरहाल तुम्हारा ये दावा कि वो रात को यहाँ नहीं आई थी और उसका फेरा यहाँ शाम को लगा था, जबकि यहाँ उसने 2 सिगरेट्स पिए थे और उनके बचे हुए टुकड़े आतिशदान में फेंके थे। हाँ, तो फिर वो हैंडबैग यहाँ कैसे पहुँचा? वो नहीं लाई तो कौन लाया? खुद मकतूल? कोई तो लाया, लेकिन वो कोई मानसी मेहता यकीनन नहीं थी। ये कैसे कहा कि वो इस पर बैठी थी? क्योंकि यही कुर्सी आतिशजान के करीब है। उसने सिगरेट पिया और बचा हुआ टुकड़ा आतिशजान की तरफ उछाल दिया। ये एक्शन तो इस कुर्सी पर बैठकर ही मुमकिन था। और चाय के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? सर, कॉमन कर्टसी है। शाम के वक्त कोई मेजबान आपके नौजवान मेहमान को क्या ऑफ़र करता? विस्की, वोदका या बियर? कोल्ड ड्रिंक मुमकिन है, लेकिन जब हाउसकीपर चाय की हामी भर के गई है तो अब काहे का कोल्ड ड्रिंक? एक बात और याद आई मेरे को। कहा था कि हाउसकीपर किसी जाति वजह से नहीं चाहती थी कि खबर लगे कि वो लड़की यहाँ आई थी। कौन सी जाति वजह? और तुम्हें कैसे मालूम कि ऐसी कोई वजह थी? नहीं मालूम। वो भी चलता हो बात थी, अंदाजे से की गई बात थी। समझिए कि सुनीलियन फट्टा था। बड़ी खौफ ज़्यादा जान पड़ी थी वो। उसकी वजह हुजूर का जलाल भी तो हो सकता है ना। आम लोग तो पुलिस से खौफ खाते ही हैं। कोई और वजह? और वजह थी तो भाई मुझे नहीं मालूम थी। शुक्र है कोई तो ऐसी बात थी जो तुम्हें नहीं मालूम। सुनील हंसा। जेवरों के डब्बे की बाबत क्या कहते हो? मकतूल और लड़की के बीच हुई किसी तकरार की बाबत क्या कहते हो? कुछ नहीं, 2 छोटी मोटी बातें हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं कि कत्ल के मेजर और मेन मुद्दे में उनका कोई रिश्ता हो। तो तुम अपनी इस धारणा पर कायम हो कि लड़की कातिल नहीं? सर, है तो ऐसा ही। और सिगरेट के टुकड़ों की अभी पेश हुई एक्सप्लेनेशन के बाद तो आपको भी मानना चाहिए कि लड़की कातिल नहीं। रिपोर्टर साहब, मैं ये मान लूँ फिर तो पुलिस के पास कोई केस ही नहीं बचता। संभावनाएं तो बचती हैं माए बाप। जब तक केस हल नहीं हो जाता तब तक तो संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। कुछ अभी हैं, जैसे कि आदित्य कौशल, कुछ आगे निकल आएंगी। सबसे बड़ी संभावना तो मेरे अभी के डोरी वाले एक्सपेरिमेंट से उजागर हुई कि कातिल कोई लंबे कद का आदमी है जो कि 10 निशानेबाज है, यानी क्रैक शॉट है, और जिससे मकतूल भली भांति परिचित था।
जिसको इस बात की भी खबर थी कि मकतूल की मानसी मेहता के साथ डिनर डेट थी। तलाश कीजिए ऐसे किसी जमुरे को। तुम्हारा कहना मानो तो मानसी मेहता का पीछा छोड़कर इस आदित्य कौशल के पीछे पड़ूं। भाई आप मालिक हो, इतने काबिल पुलिस अफसर हो, आपको कौन सिखा सकता है कि आपने किसका पीछा छोड़कर किसके पीछे पड़ना है। आज से पहले की कोई ऐसी मिसाल याद है जब मैंने यूं तुम्हारा कहना माना हो, तुम्हारे साथ जुगलबंदी में काम किया हो? नहीं। इसी बात पर दिली शुक्रिया कबूल फरमाइए। प्रभुदयाल खामोश रहा। 2 बजे सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे ऑफिस में मिला। वो अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरा हुआ था। उसने मेज़ का नीचे एक दराज खोला हुआ था और उस पर दोनों पांव टिकाए हुए पीछे को झुका हुआ था कि चेयर पर बैठा होने की जगह लेटा जान पड़ता था। उसके होठों में सिगरेट था और आंखें आधी झुकी हुई थीं। चेहरे पर तृप्ति के भाव थे। अगर कोई फेवरेट फैंटेसी नहीं चल रही जहन पर तो मेरी हाजिरी लगा लो। रमाकांत ने आंखें खोली और सुनील की तरफ देखा। आओ प्यारो, आओ। तत्काल दराज पर से पांव हटाता कुर्सी पर सीधा होता हुआ बोला, आओ बैठो। सुनील उसके सामने एक विजिटर्स चेयर पर ढेर हुआ। भले भाई, यार आ गया समझो, करार आ गया। अब बोल, घूंट अभी लगाएगा ठहर के? ठहर के? शाबाशे। घूंट लगाने के 2 ही माकूल वक्त होते हैं, अभी और ठहर के, नहीं? हाँ। जिंदा रह, इसी बात पे गाना सुनो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि आदित्य कौशल के बारे में कुछ मालूम किया यार। लेकिन जो पता चला ना, उसे सुनकर तू नाउम्मीद होगा। क्या पता चला? परसों रात यानी कत्ल वाले रोज़ यानी सोमवार 13 तारीख को शाम 8 बजे के बाद हर घड़ी अपने घर पर था। तस्दीक हुई है? पक्की जी। शाम 8 बजे से लेकर अगला दिन चढ़ने तक पट्टा घर पर था, कहीं नहीं गया। कहाँ रहता है? सुचित्रा कॉलोनी, सेक्टर 7, मरकरी अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 19B, 5वीं मंजिल। उम्र कदकाठी? भाई उस लड़की मानसी मेहता का मंगेतर है तो उम्र उससे मैचिंग की होगी। कोई 30-32 साल का है। कदकाठ की मुझे खबर नहीं, दिनकर को खबर है, बुलाता हूँ। उसने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और दिनकर का पता करने को बोला। कदकाठ पूछ क्यों रहा है? चपरासी के जाने के बाद रमाकांत उस उत्सुक भाव से पूछा। सुनील ने लिंक रोड पर किया अपना सुबह का डोरी वाला तजुर्बा बयान किया। कमाल है भाई, सरकार ने बड़ी छूट दे रखी है तेरे को। सरकार का भी तो फ़ायदा हुआ। बुलेट का रूट ट्रेस करने से शूटर का कट जाना जा सकता था। इस सोफ़ा चेयर और शेल्फ के फ्रेम में छेद वाले सिलसिले की तरफ प्रभुदयाल ने या बंसल ने कतई कोई तवज्जो ही नहीं दी। भाई बंसल का मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभुदयाल की तवज्जो तो देर सबेर जरूर जाती। हाँ, लेकिन देर सबेर। लेकिन अपने जवान की तत्काल गई। इत्तेफाक से। किसी बात का यश नहीं लेना चाहता। तभी दिनकर ने वहाँ कदम रखा। वो जौहरी जैसा ही, जौहरी की ही उम्र का रमाकांत का फील्ड ऑपरेटर था। उसने कदकाठी नहीं, कौशल का मुकम्मल हुलिया बयान किया। कद 5 फुट 10 इंच बोला। रमाकांत उसे रुखसत कर दिया। मालको, ये आदित्य कौशल का घोड़ा कत्ल के वक्त के आसपास अपने घर पर था। इस बात ने बतौर कातिल उसकी कैंडिडेचर बिगाड़ दी। लेकिन अगर इस बात में किसी तरीके से कोई झोल निकल आए ना, तो मसाला है इसके खिलाफ। उसका कद तेरे 5.25 और 6 फुट वाले रेंज में आता है। उसके पास वैसी गन है जिससे कि कत्ल हुआ बताया जाता है, और कत्ल का उद्देश्य उसके पास ये हो सकता है कि मकतूल की माशूक की तरफ तवज्जो से कुड़ता होगा। कत्ल की रात उसके घर में हाजिरी में कोई पोल हो सकती है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ मोतिया वालों, निकल आए तो रौनक आ जाए। बतौर कातिल उसका कैंडिडेचर तो 4 चंद लग जाए। और चेक करवाओ। यही करना पड़ेगा। जौहरी 9 तो शो से फारिग हो जाए, फिर मैं उससे और दिनकर दोनों को इस जमुरे के पीछे लगाता हूँ। इस हिदायत के साथ कि जिद पकड़ ले, झोल निकाल के दिखाना है कि आधी रात को कत्ल के वक्त वो घर पर नहीं था। गुड, मैं भी उससे मिलने की कोशिश करूँगा। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली और एक अजनबी नंबर उस पर अंकित पाया। उसने कॉल रिसीव की। मिस्टर सुनील? यस। चक्रवर्ती ब्लास्ट? हाँ वही, आप कौन? जी मेरा नाम अविनाश उपाध्याय है। सुनील जैसे आसमान से गिरा। उसने मोबाइल को मुंह से दूर किया और दबे स्वर में रमाकांत से बोला, लाइन पर अविनाश उपाध्याय है। कमाल है। बोलिए जनाब, क्या चाहते हैं आप?
सुनील ने फिर मोबाइल पास लाकर बोला, बात यह है सुनील जी कि मैं हिमेश सिंगला की मौत के बारे में कुछ जानता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी की जानकारी में आना चाहिए। तो आप पुलिस के पास जाइए। मुझे पुलिस के काम करने का स्टाइल पसंद नहीं। मुझे अंदेशा है, बल्कि यकीन है कि मैं वहाँ गया तो वो लोग मुझे वहीं बिठा लेंगे। तो ऑल्टरनेट मुझे मीडिया लगा। ब्लास्ट मेरा फेवरेट अखबार है और आप मेरे फेवरेट मीडिया पर्सन हैं। यूँ समझिए कि मैं आपका फ़ैन और एडमायरर हूँ। ओह भाग्य है। मैंने ब्लास्ट में फ़ोन किया था तो आप वहाँ नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से आपका नंबर हासिल किया और अब आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? आप बताइए। मैं तो इस वक्त यूथ क्लब में हूँ, वो जो कि मेहता रोड पर है। हाँ वहीं। कैसा विचित्र संयोग है, मैं भी इस घड़ी मेहता रोड पर ही हूँ। 5 मिनट में आपके पास पहुँच सकता हूँ। लो, नेकी और पूछ पूछ। पहुँचिए जनाब। वहाँ आप कहाँ पर होंगे? क्लब के ऑफिस में, रिसेप्शन पर ही है। एंटर करते ही बाएं और पहला दरवाज़ा। आता हूँ। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने मोबाइल को जेब के हवाले किया। जौहरी का पता लगा करो। फिर रमाकांत से बोला। रमाकांत ने कॉल लगाई। कहाँ पर है? उसने कुछ देर फ़ोन सुना और फिर सुनील से बोला, नॉर्थ शोर में है, ओल्ड टाउनशिप में, उसी जमुरे के द्वारे। कहता है 11 नंबर पर सुबह से ताला है। वापस बुला लो और जैसा बोला था डिंकल के साथ इसे अटैच करो। रमाकांत ने फ़ोन पर जोरी हिदायत जारी की और फ़ोन बंद किया। कमाल ही हो गया प्यारो, जिससे मुलगाबी की तलाश थी वो खुद ही सर पे आ बैठी। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तेरा भी तो जौरा है, ना होता ब्लास्ट उसका फेवरेट अखबार, ना होता वो तेरा फैन। अंत भला तो सब भला। तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति ने भीतर कदम रखा। हेलो, मैं अविनाश उपाध्याय। वेलकम, सुनील बोला। अविनाश उपाध्याय लंबा, ऊंचा, सांवली रंगत वाला, लंबी मूंछ रखने वाला, उम्र में कोई 45 साल का लगने वाला ऐसा व्यक्ति था जिसकी टांगें पतली थी लेकिन धड़ भारी था। इतना कि हैरानी होती थी कि सीकियाँ टांगें उसका वजन कैसे संभालती थीं। उसका चेहरा गोल था, जबड़े भारी थे और कानों की तरफ निकलते जान पड़ते थे। वो हल्के नीले रंग का सूट पहने था और मैचिंग टाई लगाए था। शौकीन मिजाज जान पड़ता था, क्योंकि किसी ऐसे सेंट से महक रहा था कि जो कि दरवाजे से ही उसकी हाजिरी लगा रहा था। आइए बैठिए। थैंक यू। वो के पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं सुनील। मालूम है जी, अक्सर आपकी फ़ोटो अखबार में छपती रहती है। अक्सर तो नहीं, छपती तो है। ये रमाकांत मल्होत्रा है, मेरे दोस्त और इस क्लब के मालिक। हेलो जी। हेलो मार्को। क्या पियेंगे, ठंडा गरम? आई हैव अ कोक प्लीज़ इफ़ यू। रमाकांत ने उसके लिए कोको कोला मंगाया। थैंक यू, मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, सर्दियों में भी। होता है, घूंट लगाते होंगे। एक्चुअली बहुत बुरा हुआ हिमेश के साथ। जी हाँ, सुनील ने भी संजीदगी से सर हिलाया और बोला, कोई शक नहीं इस बात में। वो खामोश रहा। बड़े भाई साहब शैलेश जी कहते थे कि आप हिमेश के काफ़ी करीब थे, अक्सर आपकी उनसे मेल मुलाकात होती थी। हाँ बिल्कुल, होता तो ऐसे ही था। फिर तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, सोशल रिलेशंस के बारे में। जानता तो हूँ, हम लोग बहुत करीब थे, एक दूसरे से अमूमन कुछ नहीं छुपाते थे। क्या बताऊँ, मेरे पर तो यूँ समझिए कि जैसे बिजली गिरी जब मुझे मालूम पड़ा कि हिमेश इस दुनिया में नहीं है। उसने अवसादपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई। कोई भला आदमी ऐसे भी कहीं जाता है? और दुख इस बात का हुआ कि मैं करीब नहीं था। आप कहाँ थे? मैं झीरी गया था। हिमेश को भी बोला था चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बोला बहुत बिजी था। ना इतना बिजी होता, साथ चलता तो वो नौबत ना आती जो कि आई। होने को कौन टाल सकता है। सही कहा आपने। आप कब लौटे? आज ही, जबकि वारदात की खबर लगी। बहुत मुश्किल से पहुंच पाया। ऐसा क्यों? झेरी से लौट रहा था तो आधे रास्ते में कार बिगड़ गई थी। काफ़ी जोर लगाया, फॉल्ट पल्ले ही नहीं पड़ा। ठीक ही नहीं हुई कार। आखिर वहीं लावारिस छोड़कर कार को वहीं लावारिस छोड़ के आने का खतरा मोल लेना पड़ा। ओह, काफ़ी वक्त ख़राब हुआ, बस सीधा राजनगर पहुंचा। और शैलेश मेरा बेचारा कैसा टूटा था भाई की मौत से। होता है। आपने कहा आप सीधे राजनगर पहुंचे, आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं नॉर्थ शोर में रहता हूँ, पता है, 11 ओल्ड टाउनशिप।
ओह, मकतूल के कोई दुश्मन थे? दुश्मन? नहीं तो, उसके दुश्मन कहाँ से होते? वो तो ना किसी के लेने में था ना किसी के देने में। मेरी जानकारी में तो उसका कोई दुश्मन नहीं था। आपकी जानकारी में वैसे शायद हो। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, किसी दुश्मन की बाबत शायद कोई याद आ जाए, शायद कुछ याद आ जाए। एक बात है तो सही ऐसी। वही जिसको पुलिस को बताने में आपको हिचक थी? वही। लेकिन मीडिया को मुझे बता सकते हैं? हाँ। फिर क्या बात है? फिर तो बोलिए क्या बात है? वो वो अपना हिमेश, पता नहीं दिवंगत आत्मा की बाबत ऐसा कुछ कहना ठीक होता भी है या नहीं। वो एक्चुअली औरतों का रसिया था। औरतें उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। आई सी। जबकि उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं था कुछ भी जो औरतों को आकर्षित कर पाता। मामूली शक्ल सूरत थी, उम्र भी ज़्यादा थी, ऊपर से विग भी लगाता था। छुपता नहीं था। आजकल तो विग बड़े सुपीरियर आने लगे हैं। उसका भी सुपीरियर ही था, लेकिन हकीकत कहाँ छुपती है। आम निगाह को कुछ नहीं पता लगता, लेकिन कोई गौर करे तो सब जान पड़ता है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो अपनी कमियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। उनकी वजह से कुड़ता रहता था, इसलिए औरतों पर अपनी कुड़न निकालता था। उनके साथ खुंदक से पेश आता था, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता था और उन पर नाजायज़ हथकंडे आजमाता था। फिर वो यूं चुप हुआ जैसे उसने जो कहा था उससे खुद ही शर्मिंदा हो। कोई औरत जिससे मकतूल यूं पेश आया हो है आपकी निगाह में, जो कि कत्ल जैसा खतरनाक कदम उठा सकती हो? औरत नहीं तो और कौन? मर्द। मर्द जिसका कि ऐसी एक औरत से लगाव था। सच तो एक बार इस आदमी ने हिमेश को जान से मार देने की धमकी दी थी। अपने मन के उद्गारों को छुपाता भी नहीं था। वो सरेआम धमकी दी थी, मेरे सामने, मेरे जैसे कई और लोगों के सामने। फिर तो ये आम बात हुई, जग विदित बात हुई। फिर तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने उसका कोई राज उजागर किया था। हाँ जी, इसी में बड़ी राहत है। बात क्या थी? क्या हुआ था? जी, वो जो हुआ था एक पार्टी में हुआ था, और बदकिस्मती से मैंने ही दी थी। मैं ही उसका मेज़बान था। वो आदमी आपका उस पार्टी का मेहमान था? हाँ। कौन था? पता नहीं, नाम लेना चाहिए या नहीं? मरने वाला आपका दोस्त था, उसकी खातिर लेना चाहिए। अच्छा जी, हाँ, बोलिए कौन था वो आदमी, नाम लीजिए। आदित्य कौशल। और वो औरत जिससे उसका लगाव था? हाँ, उसका नाम तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। चलिए जी, नहीं पूछते, लेकिन वाक्य के बारे में तो विस्तार से बताइए जिसमें धमकी की नौबत आई। वो क्या है कि पार्टी में हिमेश उस औरत के नौजवान लड़की थी, इसलिए लड़की बोलता हूँ, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और नशे में ऐसी हरकतें कर रहा था कि जो किसी भद्र पुरुष को किसी संभ्रांत महिला के साथ नहीं करनी चाहिए। आदित्य कौशल ने ऐतराज़ किया। दोनों में तू तू मैं हो गई। तब मेरे ख्याल से कौशल भी नशे में था। उसने धमकी दी थी कि अगर हिमेश उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा तो जान से जाएगा। अपनी बात को अंडरलाइन करने के लिए जेब से गन खींचने लगा। गन कैसी थी? कैसी थी? क्या मतलब रिवॉल्वर थी या पिस्तौल थी? जी, मेरे ख्याल से तो रिवॉल्वर थी। दरअसल गन उसके जेब से आधी ही खींची थी। दिखाई दी होती तो मैं दावे से कुछ कह सकता था। तो उसका नज़ारा पार्टी के और मेहमानों ने भी किया होगा? हाँ, आसपास काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन वो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। सच बात यह है कि मैं उस ड्रामे को नशे से उपज जोशो खरोश का चलता हुआ नतीजा समझा था। इसलिए बात मेरी याददाश्त से जल्दी ही आई गई हो गई थी। लेकिन जब हिमेश के कत्ल की खबर लगी तो बरबस याद आने लगी, नाहक ज़ेन में सर उठाने लगी। तब मेरी अकल गवाही देने लगी कि वो वाकया उजागर होना चाहिए था। लेकिन पुलिस के पास जाने का ख्याल मेरे को विचलित कर गया। तब मुझे आपका ख्याल आया। सोचा बात अखबार में छपेगी तो पुलिस के पास अपने आप ही पहुंच जाएगी। तब भी तो पुलिस की तवज्जो आपकी तरफ जाएगी। हाँ, लेकिन तब पुलिस मेरे पास आएगी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा। तब ये अंदेशा मुझे नहीं होगा कि मैं जाऊंगा तो पुलिस मुझे बिठा लेगी। ठीक है, आप ठाकुर सुजान सिंह को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। वो आपकी इस पार्टी में मौजूद था? हाँ, था तो सही। आप उससे वाकिफ़ हैं?
भाई वाकिफ़ हूँ तभी तो पार्टी में इनवाइट किया। नहीं, मैंने सोचा शायद किसी मेहमान के साथ आया हो या गेट क्रैशर हो। ये तो मैंने नहीं सोचा था। मैं ठाकुर सुजान सिंह से जाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, मैंने खुद उसे इनवाइट किया था। ऐसे अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप राजनगर कब तक ठहरेंगे? पता नहीं, शाम को अंतिम संस्कार है, उसमें तो शामिल होना ही है। कल तक तो रुकूंगा। यहाँ भी आपका कोई अपना ठिकाना है? हाँ, मेफेयर टावर में एक फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये कहाँ हुआ? चर्च रोड, मुगल बाग। ओके, फ़िलहाल आप वहाँ होंगे। जी, मैं आपका मोबाइल नंबर सेव कर रहा हूँ, फिर कभी बात या मुलाकात करूँ तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा? कहाँ का, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, एडमायरर हूँ, मुझे तो खुशी होगी। राजनगर छोड़ने लगे तो खबर करेंगे? कर दूँगा, थैंक यू। वो उठ खड़ा हुआ। कोक का शुक्रिया जनाब। फिर रमाकांत से बोला। रमाकांत ने मुस्कुरा कर सर नवा कर शुक्रिया कबूल किया। वो विदा हो गया। पीछे हम दोनों ने अपने सिगरेट सुलगाए। क्या कहते हो? कहूँ? हाँ भाई, और सवाल किस लिए क्या है? ज़्यादा ही चौत्तो सुजान लगा मेरे को। पार्टी में झगड़े वाली बात को आगे सरकाने को कुछ ज़्यादा ही इच्छुक जान पड़ता था। ये तो नहीं समझ रहे हो ना कि वो बात गढ़ी हुई थी? ऐसा मुमकिन नहीं, वरना समझता। मुमकिन क्यों नहीं? भाई पार्टी में और भी मेहमान थे, फिर झगड़ा दो जनों में होता है, मरा तो एक ही जना। हाँ ठीक। लड़की का नाम बताने में नखरा कर रहा था। हाँ, वो बात मैंने भी नोट की, उसकी मर्जी थी। हाँ, लेकिन मैं अगर उससे मनुहार करता ना तो बता देता। तूने मनुहार नहीं की, वो तो साफ मायूस दिखने लगा था। निगाह तीखी है बड्डे भापा जी की। अब लाख रुपए का सवाल ये है, क्या यह आदित्य कौशल का घोड़ा कातिल हो सकता है? अभी तो कुछ कहना मुहाल है, मुलाकात के बाद बोलूँगा। अब क्या प्रोग्राम है तेरा? बड़ा भाई शैलेश सिंगला मिलना चाहता था। मैंने उसे बोला था कि 2 बजे के बाद मैं यूथ क्लब में हूँगा, आते ही होगा। तो तू इंतज़ार कर, तब तक मैं ज़रा हाल का चक्कर लगा के आता हूँ। साफ क्यों नहीं कहता, बाहर का चक्कर लगा के आता हूँ। रमाकांत आंख दबाकर धूत भाव से हंसा। ओए काका बल्ली, ठीक है, तूने तो ठहर के बोल दिया, मेरे से नहीं ठहरा जाता। ठीक है ठीक है। रमाकांत चला गया। पीछे सुनील ने नया सिगरेट सुलगा लिया। तभी शैलेश सिंगला ने भीतर कदम रखा। अभी बाहर सड़क पर वो एक कुर्सी पर ढेर होता बोला, मैंने अविनाश उपाध्याय को ऑटो पे सवार होते देखा। वो यहाँ क्या कर रहा था? मेरे से मिलने आया था। कत्ल के बारे में कोई बात हुई? हाँ हुई। हल की दिशा में कोई मदद मिली? कुछ मिली, कुछ नहीं मिली। बाय द वे, आप आदित्य कौशल की बाबत क्या जानते हैं? भाई वाकिफ़ तो मैं उससे पुराना हूँ। जब वो फ़ौज में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था तब मैं उसका रिक्रूटिंग ऑफिसर था। मैंने ही उसे रिजेक्ट किया था। आई सी। एंड फिट था फौजी अफसर बनने के लिए, लेकिन बदकिस्मती, जिस पर उसका जोर नहीं था। कलर ब्लाइंड था ना। हिमेश से वाकिफ़ था, इसलिए मेरे ख्याल से दोनों में कोई ट्यूनिंग सेट नहीं थी। उसका कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? हाल ही में अविनाश उपाध्याय के घर में एक पार्टी थी जिसमें आदित्य कौशल ने आपके भाई को बड़ी खतरनाक धमकी दी थी। आप थे उस पार्टी में? एक आध बार उपाध्याय की पार्टीज़ में शामिल तो हुआ हूँ मैं, लेकिन बेमन से ही समझो। हिमेश कहता था ऐसी पार्टीज़ में शामिल होना बिजनेस के लिए मुफीद होता था, इसलिए चला जाया करता था। मैं एक खास हालिया पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें कौशल ने हिमेश को जान से मार देने की धमकी दी थी। अच्छा, वो पार्टी। हाँ, उसमें मैं शामिल था, लेकिन वो धमकी कोई बड़ी बात नहीं थी। सब नशे का मेला था, सब टुन थे। जब होश और जोश का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए ना तो ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। गन चमकाई गई थी? गन? हाँ, कुछ हुआ तो था ऐसा। आपने गन देखी? नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखी थी, लेकिन मेहमानों को जिक्र करते सुना तो था। कौशल अपनी धमकी पर खड़ा उतर सकता था? अरे नहीं, नशे की बात थी। कोई नशे के घोड़े पर सवार हो तो ड्रामेटिक हो ही जाता है। असल में कौशल कोई कोल्ड ब्लडेड आदमी नहीं, उल्टे वो औरत ऐसी थी जिसकी वजह से वो सारा तमाम बखेड़ा हुआ था। ऐसा? हाँ। अच्छा, अविनाश उपाध्याय के बारे में कुछ बताइए। मसलन करता क्या है? ऐश करता है। पहले कभी कुछ करता हो तो करता हो, अब तो ऐश के अलावा कुछ नहीं करता। रईसी की बैकग्राउंड है उसकी,
जिंदगी हमेशा मौज में ही कटी। मिजाज का उतावला है, जिस काम में भी रुचि लेता है उससे बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। आजकल क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कर रहा। हाल में कुछ किया था तो ये किया था कि एक रईस औरत से उसने शादी करने की सोची थी कि बीवी का सब माल उसके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों? माल पर ससुर का कब्जा था, जो अपनी बेटी के लिए उतना ही पैसा रिलीज़ करता था जितनी कि बेटी को ज़रूरत होती थी। यानी कि प्रोजेक्ट फेल हो गया उसका। हाँ, बिल्कुल यही समझो। ऐसा आदमी हिमेश का करीबी था तो सही भाई। हिमेश को कोई खूबी दिखाई देती होगी उसमें, आपको नहीं? क्या मतलब आपकी बातों से लगता है कि उपाध्याय खुद आपको कोई खास पसंद नहीं था। वो खामोश रहा। अच्छा, कातिल के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसा ख्याल? उसकी भवें उठी। कौन होगा, कैसा मिजाज होगा, तुम बताओ। मेरी समझ में तो कोई खास ही दिलेर आदमी होना चाहिए। दिलेर और सर्द मिजाज और खतरों का खिलाड़ी। घर में हाउसकीपर की सूरत में एक गवाह मौजूद था, फिर भी कत्ल करने का हौसला किया। हाउसकीपर कुछ देख लेती तो 2 कत्ल करने पड़ते। मकतूल के ऐन सामने खड़े होकर गोली चलाई। हौसले का काम है। किसका? क्या पता, वक्त आएगा तो मालूम पड़ेगा। पुलिस को? भाई उन्हीं का काम है। तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। जारी रखे हूँ। नतीजा जैसे ऊपर वाले की मर्जी होगी वैसा होगा। पुलिस से ज़्यादा मुझे तुम्हारे से उम्मीदें हैं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। डेड बॉडी की क्या पोजीशन है? 4 बजे मिलेगी। अभी यहाँ से मोर्ग में ही जाऊँगा, फिर लिंक रोड पर ही शमशान घाट है, वहीं अंतिम विदाई। उसकी आवाज़ भर आ गई, गला भर आया। आई एम सॉरी। चलो चलता हूँ, मैं शमशान घाट पहुँचूँगा। उसने खामोशी से सहमति में सर हिलाया और विदा हो गया। अगले रोज़ अभी 10 भी नहीं बजे थे कि सुनील सुचित्रा कॉलोनी सेक्टर 7 आदित्य कौशल की हाउसिंग सोसाइटी वाले ब्लॉक में दाखिल हो रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल परे ही खड़ी कर दी और उसके साथ खड़ा धीरज से प्रतीक्षा करने लगा। दिनकर प्रेत की तरह उसके करीब पहुंचा। उसने खामोशी से सुनील का अभिवादन किया। घर पर है? सुनील धीरे से बोला। दिनकर ने सहमति में सर हिलाया। कोई आया गया? उसने इनकार में सर हिलाया। इस घड़ी अकेला है? हाँ। शुक्र है, जवान हिली। जाता हूँ। पैदल चलकर वो मलकरी अपार्टमेंट्स पहुँचा। वो कोई ख़ास बड़ा अपार्टमेंट हाउस नहीं था, इसलिए लॉबी में एक ही वॉचमैन था, जिसने सुनील से केवल इतना पूछा कि उसने कहाँ जाना था और जाने दिया। लिफ्ट पर सवार होकर वो 5वीं मंजिल पर पहुँचा। उसने फ्लैट 19B की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा आदित्य कौशल ने खोला। सुनील ने नोट किया कि वो फ़ौज में भर्ती भले ही ना हो, लेकिन फिर भी एक निगाह में फ़ौजी ही जान पड़ता था। मजबूत, कद्दावर, तंदुरुस्त, चाक चौबंद। गुड मॉर्निंग सर, वो मीठे स्वर में बोला। गुड मॉर्निंग, कौशल तनिक उलझनपूर्ण भाव से बोला। कहिए। मेरा नाम सुनील है, सुनील चक्रवर्ती। मैं ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर हूँ। ये मेरा आई कार्ड है और ये मेरा विजिटिंग कार्ड। क्या चाहते हो? आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। किस बाबत? हिमेश सिंगला के कत्ल की बाबत। पुलिस कल शाम यहाँ आई थी, वो पूछने लायक सब सवाल मेरे से पूछ गई है। फिर तो काम बहुत आसान हो गया। फिर तो अब दोहराना ही होगा जो कल आपने कहा। आओ। वो उसे ड्राइंग रूम में लेके आया। बैठो। थैंक यू। वो खुद उसके आगे सामने बैठा। तुम मेरा उस कत्ल से कोई रिश्ता समझते हो? वो तनिक अपसंद भाव से बोला। पुलिस क्या समझती है? पुलिस की बात और है, उनका काम होता है सवाल पूछना। तो प्रेस रिपोर्टर का भी यही काम होता है, सवाल पूछना, जवाब देना नहीं। क्यों नहीं? तो दो जवाब। तुम मेरा कत्ल से कोई रिश्ता समझते हो? मुश्किल सवाल है, 2 आसान पूछे तो कैसा रहे? मजाक मत करो, मैं कुछ नहीं समझता। आपका कत्ल से कोई रिश्ता है? 2 मिनट मेरे से बात करेंगे तो सामने आ जाएगा। नहीं है तो भी सामने आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हाल में आप नॉर्थ शोर पर हुई एक पार्टी में शामिल थे, जिसमें सुना गया था कि आपने मकतूल को जान से मार देने की धमकी दी थी। कौशल ने घूर कर उसे देखा। सुनील विचलित नहीं हुआ। हाँ, हुआ था ऐसा कुछ। किया था मैंने ऐसा कुछ।
लेकिन धमकी ही दी थी मार डालने की। मार डाला नहीं था, जबकि था वो इसी काबिल। कमबख्त की हरकतें ही ऐसी थी। मैं क्या, मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो वही करता जो मैंने किया था। फुल टुन था। आप ठीक कहते थे। क्या? ड्रिंक्स की पार्टी थी, आप उसमें शामिल नॉन ड्रिंकर तो ना होंगे? ऐसी बात नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग, लेकिन मैं उसकी तरह नशे में आपे से बाहर नहीं हुआ था। होता तो कुछ कर ही बैठा होता। तब नहीं किया। अधूरा काम सोमवार रात को पूरा किया। झूठ, बिल्कुल गलत। मैंने उसे शूट नहीं किया। मुझे तो अगले ही सुबह टीवी खोलने से पहले मालूम भी नहीं था पिछली रात उसके साथ क्या बीती थी। उसे 45 कैलिबर की कोल्ट ऑटोमेटिक से शूट किया गया था। सुनने में आया है कि ऐसी एक गन आपके पोजीशन में है। कभी थी, लेकिन अब नहीं है। कहाँ गई? खो गई? कहाँ खो गई? विशालगढ़ में। वहाँ मैं किसी काम से गया था और मुझसे गिर पड़ी। जहाँ जाए साथ गन लेके जाते हैं। विशालगढ़ लेके गया था, बाय रोड गया था, लेट रवाना हो पाया था। हाईवेज पर ऐसी घटनाएं आजकल आम होती हैं कि लूट भी लेते हैं, कार भी छीन लेते हैं। प्रोटेक्शन के लिए गन लेके गया था। और आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना गुजरा? जाहिर है नहीं गुजरा, और प्रोटेक्शन की नौबत नहीं आई। हाँ, फिर भी आप गन खो बैठे। हाँ, हैरान हूँ कैसे हुआ, पता नहीं कैसे गिर गई और कहाँ गिर गई। तो आपने फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं। क्यों? बस यूं ही। गन कीमती आइटम होती है। तो क्या हुआ? आपके लिए बॉल पेन खोया या गन खोई एक ही बात है। वो खामोश रहा। गन जिम्मेदारी वाला आइटम होती है। उससे कहीं कोई वारदात हो जाए तो गन का रजिस्टर्ड ओनर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। वो फिर भी खामोश रहा। कब की बात है? 2 हफ्ते पहले की। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ था कि नॉर्थ शोर वाली हालिया पार्टी में अविनाश उपाध्याय ने तब आपके पास गन देखी, जबकि आप मकतूल हिमेश सिंगला को जान से मार देने की धमकी जारी कर रहे थे? मेरे पास गन देखी? हाँ, देखी और पहचानी। आप जेब से गन निकालकर मकतूल पर तानने वाले थे, लेकिन गन अभी आपकी जेब से आधी ही खींची थी, तो आपने ख्याल बदल लिया। गवाह है इस बात के। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी गन खो चुका हूँ 2 हफ्ते पहले विशालगढ़ में। शायद ना खो चुके हो। तुम मुझे झूठा करार दे रहे हो? नहीं, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरी संभावना ये है कि शायद किसी को उधार दी हो। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ओके, परसों सुबह आप मयूर कॉलोनी गए थे, शायद तब आपने गन किसी को उधार दी हो। तुम्हें कैसे मालूम? क्या कैसे मालूम? कि मैं परसों मयूर कॉलोनी कहीं गया था। हाँ, एक उड़ती चिड़िया ने बताया। तुम्हें? जी, अखबार प्रेमी चिड़िया है, मीडिया का लिहाज करती है, इसलिए। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आए। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तब गन मेरे पास नहीं थी। मैंने गन किसी को उधार नहीं दी। वो अचानक फट पड़ा। तो 1 दिन पहले आपके पास थी। 1 दिन पहले, यानी कि सोमवार दोपहर को किसी को उधार दी थी। वो खामोश रहा। अच्छा, मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ। विशालगढ़ से लौटने के बाद से आपने अपनी गन किसी को उधार दी थी? नहीं दी थी। कैसे दे सकता था जब मैंने बोला कि मैंने सुना आपके पास गन थी और अभी भी है। नहीं, क्योंकि किसी को उधार दे दी है। क्यों भाई चोर बहका रहे हो जब मैंने बोला कि। अच्छा, जाने दीजिए। जो नहीं बोला उस पर आते हैं। आप इस बात से वाकिफ़ हैं, बखूबी जानते हैं कि मकतूल हिमेश सिंगला मानसी मेहता के पीछे पड़ा था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, तंग करता था और शायद गलत व्यवहार भी करता था। तुम मानसी मेहता को जानते हो? एक बार मुलाकात का फ़क्र हासिल हुआ। उसको अपनी पूछताछ के दायरे से बाहर रखो, समझे? पुलिस ने बाहर रखा। वो खामोश रहा। उसने होठों पर ज़बान फेरी। जाहिर है नहीं रखा, तो मीडिया पर यह पाबंदी किस लिए? उसने उत्तर नहीं दिया। उसका केस से पूरा संबंध जान पड़ता है। हाँ, खामखा तो नहीं। कत्ल के बाद अगली ही सुबह
उसका हैंडबैग मकतूल के घर पाया गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपके घर में बैठा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, कैसा भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसे मानसी मेहता खुद अपनी ज़बान से कबूल कर चुकी है। वो सक पकाया। तो क्या हुआ? इतने से तुम उसका रिश्ता कत्ल से जोड़ सकते हो? मेरी तो ऐसी कोई मंशा नहीं। मेरी मंशा तो कुछ और ही है। क्या? ये जानने की आपका कत्ल से कोई रिश्ता है या नहीं। तुम्हारा ये रवैया है तो मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। ये मुनासिब जवाब नहीं है। मुनासिब जवाब ये होता कि आप खम ठोक कर कहते कि आपका कत्ल से कोई रिश्ता नहीं। वो गड़बड़ाया। उसने असमंजसपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा। क्या आप जानते हैं कि कत्ल की रात को मानसी मेहता मकतूल के साथ डिनर डेट पर थी? तो क्या हुआ? और क्या आप ये भी जानते हैं कि वो दोनों रात के 11:30 बजे पैराडीजो से निकले थे और उसके बाद मैडम रात 12:30 बजे तक घर नहीं पहुंची थी? उसके जबड़े भींचे। और क्या ये भी जानते हैं कि हिमेश सिंगला का कत्ल इन 2 वक्तों के एन बीच रात 12 बजे हुआ था? तुम ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो। जानकारी हासिल करने के लिए, जानकारी में इजाफा करने के लिए, जानकारी हथियार होता है। ज़्यादा जानकारी ज़्यादा मजबूत हथियार होता है। लिहाजा आप यूँ समझिए कि मैं हथियार बंद होने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ? जुर्म के खिलाफ। आपकी जानकारी में इजाफा अब कहीं और जाके करो, है ना? हाँ, अपनी जानकारी में इजाफा अब तुम कहीं और जाओ और वहाँ से करो। हथियार बंद होने की कोशिश अब कहीं और से करो, समझे? मतलब द मीटिंग इज़ ओवर, प्लीज़ गो। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैंने गलती करी तुमसे बात करके। निकलो यहाँ से। ओके, थैंक्स फॉर नथिंग। सुनील उठ खड़ा हुआ। वो बाहर की ओर बढ़ा। वेट। वो ठिठका, घूमा। व्हाट डिड यू से? योर नेम वाज? सुनील। सुनील चक्रवर्ती। सुनील, आई हैव अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू। व्हाट्स दैट? डोंट मैस विद मी। जी, डोंट मैस विद मी। फ़ायदे में रहोगे। नाउ गेट अलॉन्ग। उसने सुनील के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। सुनील वापस अपनी मोटरसाइकिल के करीब पहुंचा। दिनकर पहले से ही उसकी सीट पर बैठा हुआ था। अच्छा हुआ ये पहले से तुम्हारी निगाह में है। अब इसका पीछा नहीं छोड़ना है। हर जगह साईं की तरह इसके साथ लगे रहना है। ये जहाँ जाए, जो कुछ करे, सबकी मुझे खबर चाहिए। ओके? मितभाषी दिनकर ने सहमति में सही लाया। जौहरी कहाँ है? मेहता रोड गया है, लौट के यहीं आएगा। नहीं आएगा तो कहीं और साथ जुड़ जाएगा। मेहता रोड? वहाँ क्यों गया है? वो रमाकांत साहब को किसी खास बात की रिपोर्ट करने के लिए। फ़ोन नहीं किया? टाइम देखिए। ओह, रमाकांत दोपहर बाद सो के उठता था। साहब उठ गए हुए तो रिपोर्ट करेगा ना, वरना लेट करेगा। रिपोर्ट किसी ऐसी बात की बाबत जिससे कि तुम्हें कोई खबर नहीं? हाँ। ऐसा क्यों? वो हम इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं ना, शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी शिफ्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जो साहब की जानकारी में लाना ज़रूरी होगा। तुम कब से यहाँ हो? मैं 9 बजे से। ओके, थैंक यू। उसने सहमति में सही लाया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहाँ की उसके उस घड़ी होने की अपेक्षा थी। रमाकांत बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। सुनील पर निगाह पड़ते ही उसने बिना पूछे उसके लिए चाय बनानी शुरू कर दी। आओ, आज तो सवेरे सवेरे। 11 बजे हैं। अरे जैसे मैंने कहा, सुबह सवेरे। आप जल्दी जाग गए? हाँ यार, बड़ा बुरा सपना आया। मेरे तो प्राण कब गए। क्या देखा सपने में? ये देखा कि सारे मुल्क में प्रोहिबिशन लागू हो गया। ये तो वाकई बुरा सपना है। चाय पकड़। नींद खुली तो यकीन आया कि सपना था। उसके बाद फिर नींद नहीं आई। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद नींद नहीं होने पर तुम्हें अफसोस है? ओए, मैं तो 2-2:30 बजे तक सोता हूँ। आदतें सुधारो। बारिश शाह को कोड नहीं करना। मैं करने ही लगा था। खैर छोड़, ये बता आया कैसे? नहीं, पहले ये बता तेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही है जैसे रास्ते में सांप मिला हो और पहले तूने उसे काटा हो। सुनील हंसा। अरे हंसा तो सही।
सुनील ने सविस्तार उसे आदित्य कौशल से अपनी मीटिंग के बाबत बताया। मेरे पास भी ना करारा सामान है उस कौशल के घोड़े के बारे में, लेकिन ठहर, पहले तेरी बात मुकम्मल कर ले। तो क्या कहती है तेरी सोच? हो सकता है फच्चर उसकी बेगुनाही में। हो तो सकता है, तभी तो इंटरव्यू को उसके स्वाभाविक अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया, पहले ही मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। ए दी मादी, जब मैंने गन का जिक्र चलाया तो उसके होश उड़ने लगे थे, साफ डरा हुआ लगने लगा था। वदिया, जौहरी मिला? हाँ, भी गया। खास कुछ रिपोर्ट करने आया था? हाँ, इतनी खास कि तेरी तबीयत ग्लैड हो जाएगी। आदित्य कौशल के बारे में? हाँ, अभी तो उसने ऐसी करारा सामान बोल रहा। क्या है करारा सामान? सिगरेट जला के सुन। मार्को फर्स्ट ये थी कि यह आदित्य कौशल सोमवार को यानी कि कत्ल की रात को शाम 8 बजे से अगले रोज की सुबह तक अपने घर में ही था। मैंने इस जानकारी को पक्की तस्दीक का दर्जा दिया था, लेकिन वो पक्की क्या, आधी पक्की भी नहीं निकली। उसकी उस रात के एलिबाई में झोल नहीं झोला निकला। गुड, कैसे? वो सब इंस्पेक्टर बंसल मरकरी अपार्टमेंट्स के उस वॉचमैन के गले पड़ा था, जौहरी की मौजूदगी में गले पड़ा था, जो कि सोमवार रात को ड्यूटी पर था। पुलिस की एक ही घुड़की ने वॉचमैन का पेशाब निकाल दिया। वही पक्का गवाह था इस बात का कि कौशल सारी रात घर पर था, जो तब कहने लगा 11:30 बजे वहाँ से चुपचाप निकला था और 12:15 के बाद वापस लौटा था। मार्को, इस संदर्भ में ये भी बात गौर करने लायक है कि सुचित्रा कॉलोनी से लिंक रोड सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। वॉचमैन ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि साहब ने मुट्ठी गर्म की, पीले वाला गांधी थमाया। 500 रुपये की रिश्वत खा के झूठ बोला कि कौशल उस रात हर घड़ी घर पर था। आहो, पहले तो बक के ना दिया कंजरदा, लेकिन जब बंसल ने गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी तो गा गा के सब बता दिया। बाद में कौशल को भी बताया होगा कि उसे पुलिस के सामने हकीकत बयान करनी पड़ी थी। नहीं बताया, बंसल ने ऐसे ही घुड़क के रखा हुआ था। जौहरी मौके पर मौजूद ना होता तो बाद में उसे भी कुछ ना बताता। इतना खौफ खाए हुए था भूतनी था, हफ्ते की छुट्टी लेके चला गया। हैरानी है कि लोग बाग करतूत करते वक्त नहीं डरते, उसके उजागर हो जाने पर डरते हैं। दमड़ा दिलेर कर देता है ना। तो अब बात का लब्बे लबाब क्या निकला, तू बता। मेरी अकल तो ये कहती है कि लड़की मानसी मेहता मकतूल के साथ डिनर डेट पर गई और रात को उसके साथ वापस उसके फ्लैट पर पहुंची। किसी तरीके से कौशल को डिनर डेट की बाबत मालूम था और अंदेशा था कि बाद में मकतूल उसे अपने घर ले जा सकता था। वो रात को चुपचाप अपने घर से निकला, लिंक रोड पहुंचा, वहां लड़की को मकतूल की सोबत में पाया तो गुस्से से आग बबूला होकर हिमेश सिंगला को शूट कर दिया। वधिया। और इस थ्योरी से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कैसे वो हैंडबैग मकतूल के ड्राइंग रूम में पहुंचा और कैसे लड़की को पैराडीजो से निकलने के बाद घर पहुंचने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि सीधी गन नहीं गई, रास्ते में मकतूल के घर में पड़ाव डाला। एग्जैक्टली। और इस थ्योरी के तहत कौशल का गन की बाबत झूठ बोलना समझ में आता है। प्यारो, कौशल की रात की एलिबाई ही थी जो उसे सस्पेक्ट के रोल में उतरने से बचाई थी। अब जब उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं तो समझो उसकी बिगड़ी कैंडिडेचर न सिर्फ सुधर गई, उसे टॉप के फुदने लग गए। अब उसकी बाबत हर बात सार्थक है, उसके खिलाफ है। कद 6 और पौने 6 फुट वाले रेंज में वो माशूक की वजह से मकतूल से खार खाया हुआ था। एंड मर्डर वेपन जैसी गन उसके पोजीशन में, और क्या चाहिए पुलिस को? कुछ तो चाहिए ही होगा, ना चाहिए होता तो गिरफ्तार हुआ होता। होगा, सरकार पतंग उड़ा रही होगी, ढील दे के खींचने का इरादा रखती होगी। लेकिन एक बात है रमाकांत। केड़ी मार्को? ये सारी बातें उस लड़की मानसी मेहता पर भी लागू हैं, सिवाय कद के। इस मामले में प्रभुदयाल की बात सच हो सकती है कि कातिल लंबा था तो झुक गया होगा, कद में हैटा था तो किसी चीज़ पे खड़ा हो गया होगा। पर इतना सच्चा निशाना वो कुड़ी कैसे लगा सकती थी? इत्तेफाक से लग गया होगा। जिंदा रह, किसी की तरफ है भाई तू, और किसके खिलाफ है? मैं ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर हूँ। मैं एक तटस्थ व्यक्ति की तरह हर संभावना पर विचार कर रहा हूँ। बल्ले भाई तेरी तटस्थ
जो भी तू कह रहा उसके एक शब्द उचारा नहीं जाता। वैसे राष्ट्रभाषा की 7 पुश्तों पर एहसान है। रमाकांत धूर्त भाव से हंसा। अब ₹1,00,000 का सवाल ये है कि हथियार कहाँ गया? सुनील बोला। कैड़ा हथियार? भाई मर्डर वेपन, कौशल की गन जिससे उसने किया तो कत्ल किया। वो कहता है 2 हफ्ते पहले विशालगढ़ में गिर गई। लेकिन अगर वो कातिल है तो सोमवार रात को गन उसके पास उपलब्ध थी, उसकी तुम्हारी जबान में उपलब्ध थी। क्या किया उसने उसका? कत्ल के बाद घर में तो नहीं रखे रहा होगा, दरिया में फेंक दी होगी, समुद्र में फेंक दी होगी। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ नहीं। तुम ठाकुर सुजान सिंह की खबर लेना चाहते थे ना? ली? हाँ ली। मालूम पड़ा कहाँ पाया जाता है? पड़ा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इंतज़ाम कर सकते हो? कोशिश करता हूँ, मालूम करता हूँ। रमाकांत फ़ोन के हवाले हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन से किनारा किया। यहाँ लंच पे इनवाइट किया है, गनीमत जानो। इनविटेशन कबूल कर लिया उसने। गुड। गुड नहीं थैंक यू बोल। बड्डे बापा जी जिंदा रहे। ठाकुर सिंह लाल बबू का चेहरे वाला, तावदा मूछों वाला, अधपके बालों वाला कोई 55 साल का आदमी निकला, जो नीले मोनोग्राम ब्लेजर, ग्रे पैंट, सफ़ेद शर्ट, लाल स्कार्फ में खूब सजा सजा जान पड़ता था। उसकी बाईं कलाई पर कीमती घड़ी थी और दाईं पर भारी जंजीर के डिज़ाइन का आइडेंटिटी ब्रेसलेट था। वो बड़ी फ़करा दिली से रमाकांत और सुनील से मिला। मैं ऐसे इनविटेशन कबूल नहीं करता जी, वो भारी गूंजती आवाज़ में बोला। लेकिन आपका बात करने का स्टाइल ऐसा था कि मैं बेसाख्ता हाँ बोल बैठा। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। बोलो क्या पियोगे? क्या पीऊँगा? माइको बार में बैठे हो इसलिए पूछा। ओह आई विल हैव अ बियर। रमाकांत ने तीनों के लिए बियर का ऑर्डर किया। उन्होंने चीयर्स बोला। लिंक रोड वाले मर्डर की खबर लगी जनाब? सुनील ने पूछा। हाँ भाई लगी नहीं थी, टीवी में देखी, अखबार में पढ़ी। कैसा अंधेर है, आदमी अपने घर पर सेफ नहीं, फिर भी सरकार है कि चल रही है। मकतूल से जान पहचान थी आपकी? हाँ भाई थी तो सही, अक्सर मिलना होता था। वो भी? आदित्य कौशल से? सुचित्रा कॉलोनी, मलकरी अपार्टमेंट्स। हाँ वही। लगता है उससे आप ठीक से वाकिफ़ हैं। है तो सही ऐसा ही। बताइए उसके बारे में कुछ, मसलन कैसा आदमी है? क्यों जानना चाहते हो? सर मैं मीडिया पर्सन हूँ, हर जानकारी मेरे काम की आइटम होती है। जमा मैं भी इस मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ। समझते हो कौशल का कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? अभी तो ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बात यह है कि जो कोई मरने वाले का वाकिफ़ था, उसके ताल्लुक़ में, उसके इर्द गिर्द जिसका वजूद था, वो हम कुछ कहें ना कहें, पुलिस की निगाह में तो सस्पेक्ट हो ही सकता है। अच्छा। पुलिस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन काम करती है। उसकी निगाह में किसी एक केस से ताल्लुक़ रखते सभी सस्पेक्ट होते हैं, फिर एक एक करके पुलिस उनको एलिमिनेट करती चली जाती है। ये नहीं तो ये भी नहीं तो ये के तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है, तो आखिर कातिल तक पहुंची जाती है। यानी कि भूसे से गेहूं अलग कर लेती है। हाँ यही समझ लीजिए। अच्छा आप बताइए कि आप कुछ आदित्य कौशल के बारे में। भाई गरम मिजाज नौजवान है, जैसे कि आजकल के तकरीबन नौजवान होते हैं। मानसी मेहता का दीवाना है, सुना है मकतूल भी था। वो लड़की ही ऐसी है। मैं खुद अपनी मौजूदा उम्र से 20 साल छोटा होता तो पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ा होता। आकर्षण की कमी तो खुदा खैर करे, आप में इस उम्र में भी बहुत है जनाब। लेकिन बात आदित्य कौशल की हो रही थी। हाँ वो मूल रूप से चंडीगढ़ से है, फौजियों की फैमिली से है। कलर ब्लाइंड होने की वजह से खुद भर्ती ना हो सका, जिसका कि उसे अफसोस है। हिमेश से उसकी नहीं बनती थी। बनती क्या नहीं थी, बाकायदा नापसंद करता था और छुपाता भी नहीं था। मिजाज का गरम है, मैंने बोला ही है। साथ में उतावला है, बेसब्रा है, अपनी नाक के आगे कुछ सोच नहीं पाता। कुछ हद तक हसद की भावना भी है उसमें। खामा खां कुड़ता है, खामा खां वजह तलाश कर लेता है कुड़न की। औरतों की बाय नेचर कदर करता है, इज्जत करता है। किसी की इज्जत मान सम्मान के लिए किसी से भिड़ जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं।
जज्बाती है, जज्बात के हवाले होकर किसी से भी राड़ा मोड़ ले लेता है। अक्सर लोगों को धमकाता रहता है, खामा गले पड़ता है। सच पूछो तो उसका तकिया कलामी है, डोंट मेस विद मी। काफ़ी घुड़ी आदमी हुआ। पंगेबाजी अगर गुण है तो हुआ। हिमेश मूर्ख था जो जानता था मानसी कौशल से एंगेज थी, फिर भी मानसी के पीछे पड़ा था। बैल मुझे मारने जैसा काम किया था उसने। फिर तो बैल ने आखिर मारा हो सकता है। कौशल के मिजाज पर जाएं तो बराबर हो ही सकता है। आई सी। मेरा तो एक बार दिल भी किया मैं इस बाबत हिमेश को वार्न करूं, क्योंकि कौशल के गर्म मिजाज को मैं उससे कहीं बेहतर जानता था। लेकिन फिर ऐसा ना किया, क्योंकि हो सकता था भाई बुरा मान जाता, बाकायदा नाराज हो जाता। कौशल वैसे वाकिफ़ था तो औपचारिक तौर पर हिमेश से? हाँ, वाकिफ़ तो था। किसी ने तो कभी इंट्रोड्यूस कराया ही होगा, लेकिन जिगरी नहीं था, बल्कि यूं कहो कि तरीके से दोस्त भी नहीं था। बस जानता था वो हिमेश सिंगला होता था। कभी किसी पार्टी में दोनों शरीक होते थे तो हल्लो भी बोल लेते थे। अपने घर का तो भाई मैं जामिन हूँ कि मेरे यहाँ कोई पार्टी होती थी तो मेरे घर तो वो थोड़ा बहुत हंस बोल लेते भी थे, भले ही मेरे लिहाज से ऐसा करते हूँ। जैसा आपने उसका मिजाज का खाका खींचा, उसके रूह में क्या बड़ी बात है कि खुन्नस में तैश में वो हिमेश पर गोली चला बैठा हो? कोई बड़ी बात नहीं। उसके मुकाबले में अविनाश उपाध्याय का मिजाज कैसा है, उससे भी वाकिफ़ हो? जी, अभी हुआ। उपाध्याय ठहराव वाला बंदा है, जुए का शौकीन है, इसलिए ब्लफ खेलना, अपने मन के उद्गार छुपाना खूब जानता है। मोटे तौर पर कहूँ, जो कौशल नहीं है वो उपाध्याय है। करता क्या है? पता नहीं जी। भाई पहले जो करता था वो तो बुरा ही करता था, अभी भी वही करता है तो मुझे खबर नहीं। पहले क्या करता था? नॉर्थ शोर में अपने घर की बेसमेंट में इल्लीगल जुआ घर चलाता था, वेस्टर्न स्टाइल का, रोलेट व्हील, ब्लैक जैक, पोकर वगैरह। कमाल है, हौसले का काम है ऐसा जुआ घर चलाना। पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके चलो तो सब चलता है। पुलिस की प्रोटेक्शन में जब घरों में डंडी खाने चल सकते हैं तो जुआ घर में क्या प्रॉब्लम है? ठीक, वो किसी को शूट कर सकता है? उपाध्याय? जी हाँ, उसी की तो बात हो रही है। भाई आम हालत में नहीं, क्योंकि वो एकाएक एक्ट करने वाला, इम्पल्स में काम करने वाला, खड़े पैर आपस से बाहर हो जाने वाला आदमी नहीं। उसने ऐसा कुछ करना होगा तो बाकायदा जान करके करेगा, यूं नहीं करेगा कि उसकी दाढ़ी नाहक किसी दूसरे के हाथ में आ जाए। उपाध्याय के मकतूल से कैसे ताल्लुकात थे? बढ़िया थे, काफ़ी इंटीमेट थे दोनों, काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। राजनगर के तफरी के ठिकानों पर अक्सर इकट्ठे देखे जाते थे, सालों से एक दूसरे से वाकिफ़ थे। उपाध्याय ने शादी कर ली थी तो ये सिलसिला कदरन घट गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हो गया था। शायद तुम्हें ना मालूम हो, उपाध्याय ने बड़े रईस ख़ानदान में शादी की है। उसकी बीवी को लोग मैडम मनी बैग्स कहते हैं। खुशकिस्मत है फिर तो उपाध्याय। होना चाहता था, हो नहीं सका। क्या भाई खुशकिस्मत? मैं समझा नहीं। माल पर ससुरे का कंट्रोल है, बीवी का होता तो मलाई चाटता, चांदी काटता। औरतों के जिक्र पर ध्यान आया, हिमेश के मानसी से ताल्लुकात पर कोई रोशनी डालिए। मेरे को उस बाबत कोई ख़ास जानकारी नहीं, लेकिन इतना फिर भी मालूम है कि मानसी हिमेश से कोई ख़ास नहीं बिकती थी। माइंड इट, ये भाई मेरा निजी ख्याल है, वैसे औरत के मिजाज को समझ ही कौन सकता है। मेरा सवाल उनके पर्सनल रिलेशंस की बाबत नहीं था। मैं ये जानना चाहता था कि लड़की की हिमेश की बाबत मेंटल एटीट्यूड क्या था। ये जानना चाहते हो कि मानसी अंत पंत कभी हिमेश से भीग सकती थी? हिमेश उसकी मुकम्मल तवज्जो का मरकज बन सकता था? हाँ जी। भाई वो तो एक्ट्रेस है, अब एक्ट्रेस का क्या पता लगता है कब ज़मीन पर है कब एक्टिंग कर रही है। वो कहते नहीं है, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जान्यत कुतो मनुष्य। एंड बकरी सी लड़की बिना वार्निंग के, बिना हिचके, कोल्ड ब्लडेडली मर्द को शूट कर सकती है, और कोई शेरनी जैसी औरत हो सकता है मक्खी ना मार सकती हो। मानसी की बाबत सवाल इसलिए तो नहीं है
कि कत्ल की रात को वो मकतूल के साथ डिनर डेट पर थी। आपको डिनर डेट की खबर है? भाई इत्तेफाक से मैं भी उस रात पैराडीजो में ही था। मैंने उन दोनों को वहाँ देखा था। मकतूल से आप किस हद तक वाकिफ़ थे? अक्सर मिलना होता था। इसके अलावा कुछ और बताइए। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, मैं हिमेश से पिछले 15 सालों से वाकिफ़ हूँ। यूँ समझो कि इस शहर से उसका असल तारुफ मैंने ही कराया। स्टॉक ब्रोकर बनने के ओरिजिनल टिप्स वो मेरे से ही हासिल करता था। फिर तो आप बड़े भाई शैलेश सिंगरा से भी बाखूबी वाकिफ़ होंगे। नहीं, उससे नहीं हूँ। उसका और मेरा मिजाज मैच नहीं करता। हमारा नेचर वो है, वो उत्तर दक्षिण किस्म वाला। वो बहुत रिजर्व, अपने में सिमट कर रहने वाला आदमी है। मेरी और उसकी ट्यूनिंग कभी नहीं बनी। मुलाकात बहुत कम होती होगी। बहुत कम। यार बाशी को वक्त बर्बाद ही मानता है ना वो। जैसी तफरी का, जीवन के आनंद का मैं कायल हूँ, उसका भाई कायल था, वो नहीं था। सिंगला एंड सिंगला से आपका कारोबारी वास्ता पड़ता है? पड़ता तो है भाई, नतीजा सुखद निकलता है। ऐसे ही है। लगता है उस फर्म के माध्यम से कभी कोई बड़ा मुफीद गेम नहीं खेल पाए। लक की बात है, यानी लोग कुछ भी कहें कि बड़ा कैलकुलेशंस का गेम है, लेकिन कोई मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि जुआ है। जैसे जुए में हार जीत का पता नहीं लगता, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में ऊंच नीच का पता नहीं लगता। सही फरमाया आपने। बातचीत और आगे ना चल सका। लंच का ऑर्डर दे माल को, रमाकांत बोला। मेहमान ने अपने बियर के मग की तरफ देखा, फिर सहमति में सर हिलाया। लंच सर्व हुआ। लंच के बाद वो दोनों मेहमान को गेट तक छोड़ के आए और वापसी में ऑफिस में जाकर बैठे वहाँ उन्होंने पहले सिगरेट सुलगाई। कुछ हाथ आया? नहीं, सुनील ने उत्तर दिया। यानी बियर और लंच का हुआ खर्चा बेकार गया। यही समझ लो। तो जो कुछ आदित्य कौशल के बारे में बोलकर गया, उसने तो बतौर कातिल उसका कैंडिडेचर और भी मजबूत कर दिया, और मानसी मेहता की तरफ भी मजबूत उंगली उठा गया है। उपाध्याय की बाबत बात क्या करते हो? मैं बतौर कातिल उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। कत्ल से उसका रिश्ता जोड़ने वाली कोई बात हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने नहीं है, लेकिन शायद हो। शायद के खाते में तो कुल जहान की संभावनाएं आती हैं। पट्टा जुआ घर चलाता था, शायद अभी भी चलाता हो। हैरानी की बात नहीं है। तो सही, हैबिचुअल गैम्बलर जान पड़ता है। दौलत के लिए बीवी से शादी की तो जुआ ही तो खेला और दांव हारा। जुआरी ने अपना घाटा कहीं से तो पूरा करना ही होता है। ठीक तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और काफ़ी देर तक खामोशी से फ़ोन सुना। आखिर उसने फ़ोन को जेब के हवाले किया। क्या बात है, ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है जैसे बलौटा मलाई चाट के हटाओ? सुनील हंसा। किसका फ़ोन था? अर्जुन का। क्या कहता था? गुड न्यूज़ देता था। क्या? वो काली एम्बेसडर मिल गई। कौन सी काली एम्बेसडर? जो लिंक रोड पर कत्ल की रात को, आधी रात को मकतूल के दरवाजे पर खड़ी पाई गई थी। अच्छा, वो किससे मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? पुलिस को मिली। मैजेस्टिक सर्कल के करीब के एक मोटर गैराज में मिली और संयोगवश लोकल थाने के एक हवलदार की निगाह में आई। ऐसे मिली। वही थी? शिनाख्त हो गई? 2 गुमशुदा फिशिंग रॉड्स के अलावा फिशिंग का बाकी सामान उसमें तब भी मौजूद था, जिसकी वजह से हो सकता है रॉड्स फेंकी ना गई हो, गिर गई हो। दूसरे लिंक रोड थाने के सिपाही शिवराम को बुलाया गया, जो कि कत्ल की रात को मकतूल के घर वाले ब्लॉक में गश्त ड्यूटी पर था और जिसने मूल रूप से उस कार की मौका वारदात पर मौजूदगी की खबर की थी। उसने फौरन निसंकोच बरामद कार को उस रात वाली कार के तौर पर पहचाना था। वहाँ कैसे पहुँच गई? परसों दिन में कोई उसे ड्राइव करके वहाँ से लाया और गैराज वाले को 500 रुपये देकर बोला कि वो कुछ अरसे के लिए उस कार को वहाँ रख ले और किसी से उसकी बाबत कोई बात ना करे। अब गैराज वाला अनपढ़ सा आदमी, ना टीवी देखता है ना न्यूज़ पढ़ता है। उसने डील को बिल्कुल निर्दोष समझा और कार रख ली। कार की खबर आउट कैसे हुई? बताया ना, लोकल थाने के एक हवलदार की निगाह में तफाकन आ गई। वो उस काली एम्बेसडर की स्टोरी से वाकिफ़ था। अपने किसी काम से गैराज में गया था तो वहाँ पे कार खड़ी देख ली। उसने गैराज वाले को धमकाया, डराया, उसने सब बक दिया। वदिया किसकी निकली?
मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के मुताबिक वो कार अविनाश उपाध्याय 11 ओल्ड टाउनशिप नॉर्थ शोर के नाम रजिस्टर्ड है। बल्ले भाई, तू कहता था बतौर कातिल उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, कत्ल से उसका रिश्ता जोड़ने वाली कोई बातें सामने नहीं, अब क्या कहता है? कत्ल की रात को कत्ल के वक्त के आसपास उपाध्याय लिंक रोड पर मौजूद था या उसकी कार मौजूद थी? कार क्या खुद चल कर आई? खुद चलकर चली गई? शायद कोई और चला रहा हो। जो शख्स कार को गैराज में स्टोरेज के लिए छोड़कर गया था ना, उसका जो हुलिया बताया गया था वो एन उपाध्याय से मिलता है। तो सोमवार आधी रात को ये उपाध्याय का घोड़ा लिंक रोड पर विचर रहा था। ऐसे ही जान पड़ता है वो हमारे से मिला था तो कथा कर रहा था कि झेरी से लौटते वक्त उसकी कार बिगड़ गई, उसे कार को वहीं छोड़ के आना पड़ा था, बड़ी मुश्किल से वो वापस लौट पाया था। मुझे तो तब खटका लगा था कि कार उसके साथ नहीं लौटी थी, इस बात पर उसका कुछ खासी जोर था। अब क्या करेगा? पुलिस के कब्जे में ना हुआ तो उपाध्याय से फिर मिलूंगा। वो मुगल बाग का एक पता बता के गया था, याद है? रमाकांत ने पता दोहराया। ठीक, कहता था अभी ठहरेगा राजनगर, पता करूंगा मैं उसका वहाँ। वो तो करना माल को, लेकिन एक बात बताओ। क्या? उसने कहा छुपाई क्यों? क्यों वो ये बात छुपाना चाहता था कि कत्ल वाले रोज़ वो राजनगर में था और कत्ल के समय मौका वारदात के करीब था? बोलेगा ना। उसने हमें पार्टी में आदित्य कौशल की मकतूल को जान से मार देने की धमकी की कथा और क्लियर हिंट ड्रॉप किया था कि कत्ल के मामले में कौशल के पीछे लगना मुफीद साबित हो सकता था। क्या इसलिए कि कौशल से थी क्योंकि उसके दोस्त मकतूल के और मानसी मेहता के बीच आ गया था और एक तरह से लड़की को मकतूल से विमुख करके ले गया था और यूं कौशल की मुखबरी करके उसने उसका बदला उतारा था? हो सकता है, लेकिन उपाध्याय अगर कल की रात को मकतूल से उसके घर पर मिला था तो उसके पास केस की बाबत कोई खास जानकारी हो सकती है। अब जब हम कार की बाबत जान गए हैं तो उसी का दबाव बनाकर हम उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो जो जानता है उसे बयान करे। बोलेगा? उम्मीद तो है सच बोलेगा। देखेंगे। कैसे देखेंगे? पता कैसे लगेगा कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? प्यारो, बात उस पर ना है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो कुछ भी बोल सकता है। देखेंगे। वैसे क्या उम्मीद करता है? अगर वो खुद कातिल नहीं हो सकता तो उस रात उसने आदित्य कौशल को मकतूल के घर में देखा हो। ओए होए, उम्मीद करने में क्या हर्ज है। ठीक। शाम से पहले अविनाश उपाध्याय से मुलाकात मुमकिन न हो सकी। सुनील 6 बजे जब मैफेयर टावर में उसके स्टूडियो अपार्टमेंट में उससे मिला, रमाकांत तब भी उसके साथ था। वेलकम, वो मुस्कुराता हुआ बोला। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। आपको परेशान करने आ गए हैं। मैचिंग मुस्कुराहट की जगह सुनील संजीदगी से बोला। अरे कोई परेशानी नहीं, मुलाहिजे में नहीं बोला जनाब, सच में परेशान करने आए हैं। उसकी मुस्कुराहट को ब्रेक लगा। वो सकपकाया। क्या मतलब? आपकी काली एम्बेसडर कार, मतलब जिसे परसों दिन में आपने मैजेस्टिक सर्कल के एक प्राइवेट गैराज में स्टोरेज के लिए रखा था, 500 रुपये का शुक्राना अदा करके। वो 500 बोला? हाँ, 1000 रुपये दिए थे मैंने कमीने को। क्या ज़माना आ गया है, छोटी छोटी बातों पर भी लोग बात झूठ बोलते हैं। बहरहाल, कार की बाबत जो मैंने कहा उसे आप कबूल करते हैं? इनकार कर सकता हूँ? नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई। टीवी से अखबारों से आपको खबर होगी कि आपकी कार काली एम्बेसडर कत्ल की रात को मकतूल के घर के बाहर खड़ी पाई गई थी। हाँ भाई, तभी तो कुछ अरसे के लिए राजनगर में कार की मौजूदगी छुपाने के लिए 1000 रुपये खर्च किए। राजनगर में क्यों? नॉर्थ शोर क्यों नहीं ले गए? क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैं सोमवार शाम को डिनर के बाद झीरी के लिए रवाना हुआ था। मेरा इरादा बीच में एक दिन यहाँ राजनगर रुकने का था और यहाँ किसी से मिलने का था। राजनगर में काफ़ी लेट पहुँचा था, 11:30 बजे के बाद। तब मैंने हिमेश से मिलने का इरादा किया था, लेकिन जब मैं लिंक रोड पहुँचा तो मैंने उसके घर को अंधेरे में डूबा पाया। मैंने कार को वहीं खड़ा किया और पार्क को पैदल क्रॉस करके अगले ब्लॉक में स्थित क्लासिक बार एक आध ड्रिंक लेने के लिए पहुँच गया। जमा टाइम पास के लिए पहुँचा, क्योंकि तब तक शायद हिमेश जहाँ गया था वहाँ से लौट आता। बार को मैंने बंद पाया।
थोड़ी देर में इधर उधर भटका कि शायद कोई और बार खुला दिखाई दे जाता। ऐसा नहीं हुआ तो मैं लौट आया। अब मुझे क्या पता था कि मेरी हिमेश के घर के आगे से गैर हाजिरी के आधे घंटे के पीछे उसका कत्ल हो जाना था। वो एक क्षण ठिठका। उसने अवसादपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई और फिर आगे बढ़ा। तकदीर का मजाक देखो, मुझे ख्याल तक नहीं आया कि मेरी वहाँ से गैर हाजिरी में पीछे कुछ हो गया। कैसे आता? आने की कोई बुनियाद ही नहीं थी। कत्ल का क्या रोज़मर्रा का वाक़या होता है। अब दूसरे फेरे के बाद मैंने अपनी कार उठाई और वहाँ से चला आया। कहाँ? यहाँ और कहाँ? फिर टीवी न्यूज़ में मैंने कत्ल की न्यूज़ देखी जिसमें मेरी काली एम्बेसडर का भी जिक्र था। इस बात ने मेरे को फिक्र लगा दी। कत्ल के वक्त के आसपास मेरी कार का मौका वारदात पर देखा जाना पुलिस को गलत सिग्नल पहुंचा सकता था और मेरी शामत आ सकती थी। तब मैंने वक्ती तौर पर कार को छुपा लेने का फैसला किया। मैं मैजेस्टिक सर्कल वाले उस गैराज से वाकिफ़ था। खामोशी की 1000 रुपये कीमत अदा करके मैंने कार को उस गैराज में ले जाकर खड़ा किया। मेरा ख्याल था कि वो थोड़ी टाइम की जहमत थी, क्योंकि जल्दी ही कातिल पकड़ा जाता और पुलिस को काली एम्बेसडर की तलाश ही न रहती। कार को छुपाने की क्या ज़रूरत थी? आप झेरी जाने के लिए निकले थे, चले जाते। ऐसे भी कहाँ किसी को काली एम्बेसडर की खबर लगती। झेरी और राजनगर में 40 किलोमीटर का फासला है और काली एम्बेसडर कोई एक ही तो नहीं बनी थी। आपकी एडवांटेज इसमें ही थी कि लिंक रोड के गश्त के सिपाही ने कार का नंबर नहीं देखा था। भाई, मेरे दोस्त का कत्ल हुआ था, मेरे जिगरी दोस्त का कत्ल हुआ था। कैसे मैं अपनी ट्रिप पर चल पड़ता? तो क्या किया? वापस नॉर्थ शोर लौट गया। अब बीवी को कार के बारे में क्या बोला? वही जो आपको बोला। बिगड़ गई, छोड़ के आनी पड़ी। नॉर्थ शोर कार भी ले जाते हैं तो क्या हो जाता? बीवी हो जाती। टीवी वो भी देखती है। उसे भी मालूम था कि पुलिस को एक काली एम्बेसडर की तलाश थी जो वारदात के वक्त के आसपास मौका वारदात पर देखी गई थी। मैंने उसको कहानी की कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी और मैं उसे झेरी के रास्ते में छोड़ के आया था। यानी उसकी निगाह में तो उसके पति की काली एम्बेसडर झेरी के रास्ते में खड़ी थी और जहाँ से रिपेयर के लिए ले जाने के लिए 2 ट्रक ने पिक करनी थी। मैं कार को घर ले जाता तो उसकी तवज्जो इस बात की तरफ ज़रूर जाती कि कहीं वो ही तो वो कार नहीं थी जो सोमवार रात को लिंक रोड पर खड़ी देखी गई थी। आई सी। दूसरे मैंने बीवी को नहीं बताया था कि नॉर्थ शोर से रवाना होने के बाद मेरा इरादा ओवरनाइट राजनगर में रुकने का था। उससे वो बात पता चल जाती तो वो ज़रूर ही सोचती कि कहीं वो कार मेरी ही तो नहीं थी। पता चलने का चांस है? क्या पता। आप लोग क्या पता क्या कुछ छापते हैं। फिर पुलिस ने भी मेरा बयान लिया है। उन लोगों के मन में बीवी का बयान लेने का ख्याल आ जाए, वो नॉर्थ शोर पहुंच जाएं, तो जाने अनजाने वो भी इस बात का जिक्र उठा सकते हैं। ऐसा हुआ तो बुरा होगा ना? किसके लिए? मेरे लिए। और किसके लिए? किन्हीं निजी वजूहात से मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को मेरी सोमवार रात की राजनगर में हाजिरी की खबर लगे। मैं फ़ौरन लौट जाता तो ये भी उसके लिए शक का बायस होता कि मैंने जर्नी ब्रेक क्यों की थी। इसलिए मैंने कार को गैराज में छुपाया और उसके बिगड़ गई होने की कहानी के साथ घर लौटा। वारदात के वक्त मौका वारदात पर आपकी हाजिरी अब स्थापित है। क्या आपकी कोई मंशा आदित्य कौशल को कत्ल में लपेटने की थी? उसने हैरान होकर दिखाया। उस रात आपने वहाँ कौशल को पहुँचते देखा हो सकता था। देखा था। सीधा और सच्चा जवाब दीजिए। देखा तो था। वारदात के वक्त के आसपास? हाँ, तभी तो मैं वहाँ था। साफ पहचाना था? हाँ। पुलिस को ये बात बताई? पहली मुलाकात में तुम्हें नहीं बताई तो पुलिस को क्यों कर बताता? सही जवाब दीजिए। नहीं बताई भाई, कैसे बताता? यूँ मेरी भी हाजिरी ना लग जाती। कैसे कबूल कर लेता कि मैं अपनी ज़बानी कत्ल के वक्त के आसपास मैं भी मौका वारदात पर मंडरा रहा था। लेकिन आप अभी तो कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि तुम मजबूर कर रहे हो, क्योंकि कार की वजह से ये बातें तुम्हें वैसे ही मालूम है। आपने अपने बारे में सोचा, केस के बारे में नहीं सोचा, जिसको हल करने में आपकी गवाही मददगार साबित होती। अब बेगुनाह है तो पुलिस आपका क्या बिगाड़ लेती, सिवाय इसके कि आपके लिए थोड़ी देर के लिए असुविधा पैदा कर देती। इसके खिलाफ अगर आप ये बात पुलिस को बताते तो कौशल की बाबत आपकी गवाही केस को हल करने की दिशा में मेजर क्लू होती। वो मुझे गिरफ्तार कर लेते, दावा करते कि मैं ही कातिल था, तो
तो क्या ये थोड़ी सी असुविधा होती? अब क्या इरादा है आपका? मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ सच सच बोल दिया है। आगे मेरा इरादा तुम्हारे इरादे पर निर्भर करता है। मैंने कौशल को वहाँ देखा था। इस बात को तुम हवा दोगे तो मैं भी बोल दूंगा, तुम खामोश रहोगे तो मैं भी खामोश रहूँगा। अब एक मेहरबानी कीजिएगा, थोड़ा असर राजनगर में ही बने रहिएगा। क्यों? क्यों? वजह आएगी अभी आपके सामने। ओके, मुलाकात का शुक्रिया, वेलकम। दोनों वहाँ से बाहर निकले। क्या कहते हो? सड़क पर आकर सुनील बोला। वही जो तेरे मन में है। इस जमुरे की गवाही ने तो कौशल के घोड़े के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। कौशल के खिलाफ है तो काफ़ी कुछ, लेकिन वो सब सर्कमस्टांशियस परिस्थिति जन्य है। कोई अकाट्य सबूत उसके पास नहीं है। अलायक कत्ल जैसी गन की उसके पास मौजूदगी स्थापित होती तो है, लेकिन ये स्थापित होना अभी बाकी है कि उसी की गन अलायक कत्ल है। कैसे स्थापित होगा? होगा तो वही, वो तो कहता है ना गन खो गई, जबकि असल में जानबूझ के जरूर खोई है उसने। वारदात के वक्त मौका वारदात पर उसकी मौजूदगी स्थापित होती है, लेकिन इतने से ही कोई कत्ल साबित नहीं हो जाता। और जो उसने पार्टी में मकतूल को जान से मारने की धमकी दी थी, वो वक्ती जोशो खरोश की बात थी, नशे की बात थी। ऐसी बातें रात गई बात गई जैसी होती हैं। कोई गिरह बांध के तो नहीं रखता ना उन्हें। क्या बात है काका बल्ली, हिमायत कर रहा उसकी। सुनील हंसा। हंसता है तो कहेगा वो इसलिए भी कातिल नहीं हो सकता क्योंकि सर में चमेली का तेल लगाता है, नाक रुमाल से पोंछता है। सुनील फिर हंसा। रमाकांत, हम पुलिस नहीं हैं। हमें आदमी को तब तक बेगुनाह समझना चाहिए जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए। पुलिस मुजरिम को तब तक गुनहगार समझती है जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित ना कर दिखाए। इसलिए कौशल का घोड़ा फिलहाल बेगुनाह, फिलहाल खाली सस्पेक्ट। तभी एक कार वहाँ पहुँची और फुटपाथ से लगकर रुकी। दोनों की तवज्जो स्वयं ही उधर गई। कार में से शैलेश सिंगला बाहर निकला। हेलो सर, फैंसी मीटिंग यू हेयर। हेलो, शैलेश संजीदगी से बोला। उसने एक उड़ती निगाह रमाकांत पर डाली। मेरा फ्रेंड है रमाकांत मल्होत्रा, यूथ क्लब के मालिक हैं ये। कल जब आप वहाँ आए थे तो इत्तेफाकन से ऑफिस में नहीं थे, वरना कल ही आपकी इनसे मुलाकात होती। बेटर लेट देन नेवर, वो बोला और उसने रमाकांत से हाथ मिलाया। अति प्रसन्नता हुई जी आपसे मिलके, रमाकांत बोला। मुझे भी। इधर कैसे आए? अविनाश उपाध्याय से मिलने? उसका यहाँ क्या काम? यहाँ उसका एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। बीवी का होगा तो भी क्या है, घी खिचड़ी में ही है। मुझे उसकी यहाँ की रिहाइश के बारे में कोई खबर नहीं थी। मैं तो यहाँ अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था। ओके, आई सी। किसकी क्या प्रोग्रेस है? अच्छी प्रोग्रेस है। बतौर कातिल एक नग पर फोकस बन रहा है। बहुत जल्दी आप उसे गिरफ्तार हुआ पाएंगे। औरत? मर्द। तुम्हारा इशारा तो किसी औरत की तरफ था। कत्ल का केस है जनाब, इशारे रुख बदलते रहते हैं। क्या है उसके खिलाफ? बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ से आप वाकिफ़ हैं। अभी पता चला है कि कत्ल की रात वो शख्स लिंक रोड पर आपके ब्रदर के घर के सामने देखा गया था। एंड कत्ल के वक्त के आसपास वहाँ देखा गया था। कौन है वो शख्स? आदित्य कौशल। ओह नो, वही कातिल जान पड़ता है। बहुत कुछ है उसके खिलाफ। कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है पुलिस की उसके खिलाफ किन्हीं बातों की तर्जुमानी में नुक्स है। अभी यह तर्जुमानी पुलिस की नहीं, मेरी है। तो तुम गलत ट्रैक पर हो सकता है, लेकिन जो हालात का इशारा है उसके निशाने पर वो ही है। मेरी उससे कोई जाति अदावत तो है नहीं जो मैं ऐसा कह रहा हूँ या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जाहिर है मैंने वही बात आपसे कही। सोमवार रात को